हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस के तहत जो पिछले 1 महीने से चल रहे हैं और आज ये हर वीकेंड पे होने वाले सेशन इसी चीज़ का छठा सेक्शन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक्स टूल के बारे में। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेस पे ये बना हुआ है, यानी कि एक परचेज फनल के बेसिक इसका डिजाइन है, इसके डाटा कलेक्शन से लेकर के डाटा प्रोसेसिंग से लेकर के रिपोर्ट मेकिंग तक का। और साथ में हम समझेंगे कि जो मार्केटिंग डाटा साइंस एक जो सेगमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या आप कह सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस की, वो सेगमेंट जो है गूगल एनालिटिक्स के जरिए हमें कैसे हेल्प करती है हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस जो ऑनलाइन होती है वेबसाइट वगैरह पे, उनको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे की फ्यूचरिस्टिक जो स्ट्रेटजी होती है हमारी बिजनेस की, उनमें वो कैसे हेल्प करती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में ये जो पूरा सेशन चलेगा, ये जो गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन होती है, उसकी दो सेगमेंट्स होती हैं बेसिकली, जो सर्टिफिकेशन होती हैं। पहली होती है गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर सर्टिफिकेशन, और दूसरी होती है एडवांस्ड गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन। तो आप ये मानिए कि इन दोनों सर्टिफिकेशंस की दो दो यूनिट बनेंगी, यानी दो दो सेशन बनेंगे, जिसमें पहले हम गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स का जो सर्टिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। उसके दो सेशंस हो जाएंगे, एक आज का और एक अगले वीकेंड पे होगा। उसके बाद फिर एडवांस्ड गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन रहेगी, जिसके अंदर फिर से दो सेशन होंगे। और इस तरीके से 4 सेशंस में ये हमारा जो गूगल एनालिटिक्स टूल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग से लेकर के और इसकी जो एक्सपर्टीज यानी कि जो सर्टिफिकेशन होती है, उस तक हम कैसे क्या करना है, कैसे क्या समझना है, कैसे क्या पढ़ना है, या कैसे हमें इसकी प्रिपरेशंस करनी है, वो मैं आपको एंड तक लेके जाऊंगा इसके अंदर। तो जो कोर्स है वो पूरा इसी तरीके से डिजाइंड है, और जो इसके अंदर स्लाइड्स आगे चलेंगी वो इस पैटर्न पे चलेंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप जब रियल टाइम गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन करने चलेंगे, तो एक सीक्वेंशियल वे में भी वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी जो आपको यहाँ इस स्लाइड के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। ये आज के सेशन का इंडेक्स है। इसके अंदर हम जो ऑनलाइन जो सर्टिफिकेशन होती है वो जैसे बताया कि वो तो करेंगे करेंगे,
साथ में हम समझेंगे कि जो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टूल की क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे जो एक कस्टमर प्रोडक्ट जर्नी होती है उसके अराउंड बाई उसके जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनके अराउंड बाई ही ये टूल डिज़ाइन किया गया है। और उसी के तहत मैंने अपने लेवल पे जो कंटेंट तैयार किया है, जो प्रेजेंटेशन तैयार की है, वो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को उसी तरीके से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है कि आप जो है, जो कस्टमर है उसके साथ साथ अपनी चीज़ें चलाएँ, और उसके स्टेप्स जो मूव होते हैं उनके साथ चल के आप अपने डाटा का एनालिसिस करें, या उससे पहले जो कलेक्शन होती है वो करें। सारी चीज़ें उसी तरीके से इसमें हम समझने वाले हैं। तो आते हैं स्लाइड नंबर 8 पर। यहाँ पे जो मेन बात है कि ये सारे का सारा जो गूगल एनालिटिक्स के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल एनालिटिक्स। और डिजिटल एनालिटिक्स क्या होता है कि जो खरीदने से जो आप कुकी, क्या कुकी तो ठीक नहीं रहेगा यहाँ पे, जो ये चित्र में दिख रही है आपको यहाँ पे, ये फनल आप इसको कुकी बोल सकते हो किसी बिजनेस के उपयोग से बदलने के लिए। तो ये हमारी हमारी जो है खरीदारी की कुकी है, जिसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, और इन स्टेजेस के थ्रू ही पूरा जो एनालिसिस का प्रोसेस है वो चलता है। तो जो डिजिटल एनालिटिक्स होता है, इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर एक जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट देखने से शुरू करके, और जो नीचे जब वो परचेज करने लग जाता है, जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट बाइंग साइकिल, यानी जब उसने किसी दुकान पे, किसी शोरूम में कोई प्रोडक्ट देखा, उसका उसमें इंटरेस्ट बना दिए हैं, तो वो उसके साथ क्या किया उसने, जो उसकी एक्विजिशन है, जो यहाँ पे बता रखी है मैंने, जो परचेज करने गया है, उसमें उसने पहला स्टेप उठाया कि उसकी अवेयरनेस बिल्ड हुई प्रोडक्ट देखने के बाद। तो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो स्टोर में जाके देखता है, या फिर वो ऑनलाइन आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट पर देखता है। तो जब उसने देखा कि हाँ ये कोई प्रोडक्ट है, तो उसको उसकी जानकारी हुई। जानकारी के बाद उसको अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसकी वो किसी भी प्रकार की जो भी उसकी ज़रूरत हो सकती है डेली लाइफ से लेकर के लग्जरी लाइफ तक की, उसके हिसाब से अगर उसमें उसका इंटरेस्ट बनता है, तो फिर वो वहाँ पे आगे की चीज़ें उसके अंदर इंटरेक्शंस की जो शुरुआत होती है वो यूजर एंगेजमेंट पे आता है, जिसको हम पहले वाला एक्विजिशन हो गया, और फिर उसके बाद बिहेवियर, यानी कि वो बिहेव करता है। इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। मैं एक बार इसको कन्वर्जन तक आप देखें, फिर जब एंगेज करेगा तो फिर वो खरीदेगा, और ट्रांज़ैक्शंस करेगा तो वो हो जाता है कन्वर्जन। तो ये एक प्रोडक्ट लाइफ जो परचेज़िंग साइकिल होता है, बाइंग साइकिल, वो यहाँ से शुरू करके बाय कर लिया, फिर उसको वो यूज़ करके देखेगा। यूज़ करके उसको लगा कि ये प्रोडक्ट उसके काम का है, और उसको जो एक्सपेक्टेशंस इस प्रोडक्ट से थी, वो इस प्रोडक्ट ने उसकी सैटिस्फाई करी हैं, तो फिर वो उसका दोबारा से खरीद करेगा, यानी कि पुनरावृत्ति करेगा वो उसकी खरीद की। एक बार खरीदा, फिर वो बार-बार भी उसको खरीदना चाहेगा। तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम होता है, इसके जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि जानकारी के साथ आप डिसीजन लेते हैं। आपके पास जानकारी है इस तरीके की, और आप फिर उसके लिए निर्णय लेते हैं अपने बिजनेस के जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो उस हिसाब से जब आप ये सारी एनालिसिस एक टूल में कह लीजिए, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, उसमें जब आप करते हैं तो वो पूरे का पूरा जो मैकेनिज्म है वो डिजिटल एनालिटिक्स कहलाता है। और परचेज फनल की जैसे बात चली रही थी यहाँ पे, तो जो परचेज फनल होती है उसके अंदर गोल्स के हिसाब से ही जो एनालिटिक्स के जो सेक्शंस होते हैं वो सेट होते हैं, बिल्कुल जो यूजर बिहेवियर होता है उसके हिसाब से टूल के अंदर, गूगल एनालिटिक्स के टूल के अंदर। अगर प्रैक्टिकल में दिखाऊं तो आप ये देखें यहाँ पे, आपको जो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका व्यू है गूगल एनालिटिक्स के टूल का, जो जो इंटरफ़ेस सबसे पहले खुलता है जब आप उस टूल के अंदर लॉगिन करते हैं। तो यहाँ जो लेफ्ट मेन्यू है, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्ब के फॉर्म में वो हैं, जो मेन्यू आइटम्स हैं। ब्रेड क्रम्ब, जैसे कि आप एक ब्रेड का पैकेट लेके आते हो, तो ब्रेड के पैकेट के अंदर एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड रखा होता है। तो वो दूसरे के ऊपर तीसरा, और इस तरीके से 10 या 20 जितने भी ब्रेड का वो पैकेट होता है वो सारे के सारे एक के ऊपर एक नज़र में रख के और एक पन्नी में पैक होते हैं।
तो वो जो क्रम होता है उसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो वर्टिकल मेन्यू है इसमें एक आइटम के नीचे एक या एक आइटम के ऊपर एक, इस तरीके से यहाँ पे ये आइटम रखे हुए हैं, तो इसको हम ब्रेड क्रम इसलिए बोलते हैं। तो ये जो ब्रेड क्रम है इसके अंदर आप देखो यहाँ पे एक्विजिशन का सेक्शन है, पूरी रिपोर्ट्स हैं। जैसे इस टाइम इस व्यू के अंदर बिहेवियर की रिपोर्ट खुली हुई है, ऐसे ही जब आप एक्विजिशन वाले पे क्लिक करोगे तो एक्विजिशन की रिपोर्ट खुलेगी, और ऐसे ही जब आप कन्वर्जेंस वाले पे क्लिक करोगे तो कन्वर्जेंस की रिपोर्ट खुलेगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ऑडियंस का व्यू रहता है और एक रियल टाइम व्यू रहता है। रियल टाइम व्यू में जब आप क्लिक करते हो तो आपको ये आपका वेबसाइट का रियल डाटा दिखाता है उस टाइम का, यानी कि उस टाइम पे आपकी वेबसाइट पे कितने लोग बैठे हैं या वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, वो आपको रियल टाइम के सेक्शन में दिखाई देगा। ऊपर आगे की चीज़ें बाद में आएंगे, हम अपनी पहले वाली स्लाइड पे वापस चलते हैं। यहाँ पे जो एक्विजिशन बिहेवियर और कन्वर्जन से हमारा मतलब था, तो वो अभी फिलहाल हमने देख लिया है। बाकी का आगे वाले पॉइंट जैसे जैसे आएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको देखते जाएंगे। तो मैं वापस आता हूँ अपनी स्लाइड नंबर 8 पे, हम यहाँ पे थे। तो हमारा जो फनल है, आप इसको एक ब्यूटीफुल चीज़ देखिए कि इसको एबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत ईजी है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट होती है इंग्लिश की, उसके जो पहले 3 लेटर हैं ए, बी और सी, आप ए से एक्विजिशन काउंट कीजिए, बी से बिहेवियर काउंट कीजिए और सी से कन्वर्जन काउंट कीजिए। और एक्विजिशन का जो पर्पज होता है उसको आप बाई से काउंट कर सकते हो, बाई से आप अपने आप उसको अपने दिमाग में याद कर सकते हो। बाई बोले तो बिल्डिंग अवेयरनेस एंड ऑडियंस इंटरेस्ट। और ये किस तरीके से आता है जब हम परचेज फनल के अंदर ये चीज़ें करते हैं, तो जैसे कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी किसी भी प्रोडक्ट की, आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो वहाँ से आपको जानकारी मिली कि हाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे इंटरेस्ट का है, या कोई भी कैंपेनिंग चल रही है, ईमेल कोई आपको रिसीव हुई, उस ईमेल के अंदर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, या आपको कोई कुछ भी आप ऑडियंस सीकिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप इंटरनेट के ऊपर इन जनरल आप देख रहे हैं, या जो आपको जो बिजनेस वाले होते हैं वो आपको कभी फ़ोन कॉल करते हैं, कभी ईमेल करते हैं, कभी एसएमएस मैसेजेस वगैरह करते हैं, इट मीन्स वो ऑडियंस सीकिंग कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो उस तरीके से आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा गूगल सर्च का एक जरिया है जहाँ से आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जब आप कुछ सर्च कर रहे हो और आपको कुछ और मिल गया जो आपके इंटरेस्ट का हो, या आपके पास और इसका जरिया ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट ही किसी की वेबसाइट पे जा रहे हो, बट वो डायरेक्ट अगर आप जा रहे हो तो वो फिर आपकी अवेयरनेस पेज नहीं है, वो आपकी जो अवेयरनेस स्टेज से आगे की स्टेज जहाँ पे आप बिहेवियर में आते हो वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि आपको अगर उस साइट के बारे में ऑलरेडी पता है तो फिर वो उसके स्कोप में आती नहीं, इसलिए वो वेबसाइट का जो आपका जर्नी रहता है डायरेक्ट का वो यहाँ पे काउंट भी नहीं होता। एनीवे, तो जब एक बार अवेयरनेस बिल्ड हो गई और अवेयरनेस के बाद आपका इंटरेस्ट भी उस प्रोडक्ट में डेवलप हो गया और किसी पार्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट है, तो आप उसके साथ एंगेज करेंगे। एंगेज करने का मतलब है कि आप या तो अगर वो कोई सब्सक्रिप्शन की वेबसाइट होगी जिसके ऊपर कुछ अकाउंट बनाना होगा, मान लो ई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है या कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ भी यूजर फोरम है, तो उनके ऊपर या सोशल मीडिया का ही मान लो, भाई फेसबुक वगैरह पे आप अपने अकाउंट बनाते हो, तो वो आप वहाँ पे बिहेव कर रहे हो, यानी कि आप एंगेज हो रहे हो किसके साथ, आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना रहे हो, अपनी चीज़ों को वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो, और इस तरीके से उनको क्या मिल रहा है आपके रूप में ऑडियंस मिल रहा है, दे आर गेटिंग ऑडियंस। जिस किसी की भी वो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, तो अल्टीमेटली आप उनके लिए एक ऑडियंस के रूप में काउंट होते हो। उसके बाद जब आप एक अकाउंट बना लेते हो किसी साइट के ऊपर, तो उसके आगे फिर आप कुछ ना कुछ या तो परचेजिंग करोगे वहाँ पे, या कुछ ना कुछ और रिक्वेस्ट करोगे किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, या इंटरेक्ट करोगे, जैसे कि किसी की पेज के ऊपर कमेंट छोड़ दोगे, अपना रिव्यू कर दोगे, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो फिर यहाँ पे काउंट होती हैं कन्वर्जन्स में। और अगर वो वेबसाइट ई कॉमर्स से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड बोले तो जैसे भाई आपको कुछ परचेज करने की साइट है, या आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या आपको अपने बैंक अकाउंट का ही कुछ इंफॉर्मेशन लेना है कोई पॉलिसी वगैरह के बारे में,
तो वो जितनी भी जानकारियाँ होती हैं जो ट्रांजैक्शनल हैं, जहाँ पे पैसे का लेन-देन चलता है, करेंसी ट्रांजैक्शन है, आपको एक अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को पैसा भेजना है, तो आप कोई ना कोई वेबसाइट यूज़ करोगे, जैसे ट्रांसफरवाइज है या और वेस्टर्न यूनियन है। तो इस तरीके की जो वेबसाइट पे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, वो सब जो चीज़ें होती हैं, वो फिर एक कन्वर्जन यानी कि एक गोल जो होता है वो अचीव हो चुका होता है, उसके अंदर वो काउंट होता है कि या तो वो सेलिंग में काउंट होगा या वो एक ऑडियंस जो है उसका कन्वर्जन हो गया है कि उस ऑडियंस ने आपके साथ इंटरेक्ट किया है। अब मेन बात आती है उसके बाद यहाँ पे ही देख लेते हैं कि जो डिजिटल एनालिटिक्स में जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के पॉइंट्स होते हैं, यानी कि कहाँ से जो गूगल एनालिटिक्स का टूल है उसको कहाँ से वो इंफॉर्मेशन मिलती है। उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो या तो एक वेबसाइट होती है या वो एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है या ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स होता है, जैसे कियोस्क आपने देखे होंगे। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर क्या रहता है कि वहाँ पे कंसल्टेशन की स्क्रीन होती होती हैं। उन स्क्रीन के ऊपर उस शॉपिंग मॉल में जितनी भी दुकानें हैं उनके बारे में जानकारी होती है। आपको किसी दुकान की कोई जानकारी चाहिए या तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर जाते हो, या कई बार क्या रहता है कि आप एक और टाइप के आपको कियोस्क मिलेंगे जहाँ पे आप एक दुकान पे बैठे हुए सेल्स मैन या वुमेन की बजाय डायरेक्ट बिलिंग कर रहे हो। डायरेक्ट बिलिंग यानी कि आपने सामान लिया, आप एंड पे एग्जिट पॉइंट पे आए, वहाँ पे आपको मशीन मिल गई, मशीन के अंदर आपने अपना सारा जितना भी सामान लिया है उसका बारकोड के साथ स्कैनिंग करवाई, बिल का टोटल लिया और आपने ऑटोमेटिकली अपने आप पे कर दिया। तो वो होती है ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स। या फिर आपका कोई वीडियो गेम कंसोल है या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिस्टम है या कुछ भी ऐसा एनी इंटरनेट कनेक्टेड प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में प्रोसेसिंग कर सके, इंटरेक्शन कर सके और उसको पास फॉरवर्ड कर सके। वो सारे के सारे जो होते हैं गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्शन के पॉइंट्स होते हैं। तो वहाँ से वो डाटा आता है और वो डाटा फिर जब गूगल एनालिटिक्स टूल में आता है तो उसकी जो आगे की जर्नी होती है वो जैसे यहाँ पे 5 कस्टमर जर्नी मैपिंग डॉट्स हैं जैसे। अब इसमें क्या है कि अलाइनमेंट होती है, टच पॉइंट्स होते हैं, फील होती है, एक्सपीरियंस होता है, विजुअलाइजेशन होती है। यानी कि अलाइनमेंट किस चीज़ की, आपकी और जो कस्टमर है, यहाँ आप कौन है, यहाँ पे बिजनेसमैन या एक कंपनी जो अपना कुछ भी सर्विस दे रही है, वो अपनी जो गोल्स होते हैं उनकी जो है यूजर रिक्वायरमेंट्स के साथ मैचिंग करती है। ये इसके अकॉर्डिंग समझे कि जैसे यहाँ पे ये चीज़ है कोई प्रोडक्ट बाइंग साइकिल के अकॉर्डिंग कि आप कोई प्रोडक्ट देखते हो लेकिन वो बिजनेस वाला उसको कैसे तैयार करेगा, ये यहाँ पे जो है ये बिजनेस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे अलाइनमेंट करते हैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से। आपकी ज़रूरतें जैसे यहाँ पे एक्विजिशन बिहेवियर और कन्वर्जन की जरिए चलती हैं, तो इन्हीं के अराउंड बाई वो अपनी स्ट्रेटेजी बना करके अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर उतारते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अलाइनमेंट का बताया, उसके बाद टच पॉइंट्स हैं। टच पॉइंट्स में वो क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन टच पॉइंट्स ऑन प्री परचेज, परचेज एंड पोस्ट परचेज स्टेज। जैसे मैंने अभी बताया कि टच पॉइंट्स जो होते हैं, जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनमें वो ये देखते हैं कि ये बंदा जो आया है या आएगा ये किस किस जरिए से चल के आएगा। जैसे प्री परचेज के पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली जैसे ये एक्विजिशन का पॉइंट है, ये सारे के सारे इससे करने से पहले होते हैं। या फिर जो कन्वर्जन और बिहेवियर जो होता है वो भी इसी में आता है। फिर वो जो कन्वर्जन करता है तो वो परचेजिंग का टाइम है। उसके बाद फिर वो पोस्ट परचेज है, तो ये जो साइकिल आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट बाइंग साइकिल का, वो पोस्ट परचेज क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को यूज करके देखेगा, उसको अच्छा लगता है तो वो उस परचेज की पुनरावृत्ति करेगा और पुनरावृत्ति में वो फिर उसके जितने भी टच पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे एक जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट जो बैठे होते हैं डाटा कलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो सारे के सारे इन पॉइंट्स को अपनी कॉन्सेंट्रेशन में लेकर के ही ऐसा करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है फील्ड का, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रेटेजिस्ट बैठा होता है उसको डिलाइट करना होता है अपने कस्टमर को कि ऐसा एक जो निश पॉइंट होता है, एक ऐसा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसकी वजह से एक जो आपका ग्राहक है वो आपका सामान खरीदेगा तो उसके अंदर एक डिलाइटमेंट होनी चाहिए। यानी उसको महसूस होना चाहिए कि उसने जो पैसा लगाया था वो उसको वसूल हो गया है। यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूरी क्या है उसके लिए उसकी ज़रूरत समझना ज़रूरी है, उसका पेन पॉइंट समझना ज़रूरी है, उसकी फीलिंग भी समझना ज़रूरी है। जब तक आपको उसकी फीलिंग की का आइडिया नहीं है कि उसको हमारे
हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो क्यों लगेगा, और अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। तो जब तक आपको उस फील्ड के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है, तो वो आपको बनानी होती है, और बनाने के बाद ही आपको जो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी होती है कि किस लेवल से प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए वो डिसाइड होती है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात आती है। आपको जो है एक आम जो यूज़र है उसके अंदर वो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, इसमें क्या पॉइंट आएगा कि यहाँ पे एक ओके, मैं थोड़े से कमेंट्स देख रहा था। यूज़फुल, थैंक यू, ग्रेट, ओके, नो भैया, थैंक यू, राजेश जी, विकास कुमार, ओके, थैंक यू। अ, तो अभी क्या है कि आगे जो पॉइंट चलेगा उसमें ये रहेगा कि एक मिनट, एक कमेंट कर रहा है, महेश भी कमेंट कर रहे हैं। सर आई विल कॉल यू, सर आई विल रिप्लाई यू आफ्टर द सेशन। अभी सेशन चल रहा है, उसके बाद बात करते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि जो आगे का जो पॉइंट है उसमें ये है कि ओके, ठीक है, मैसेज मिल गया हमको। तो आगे जो बात है उसके अंदर ये है कि जो 5 जो कस्टमर जर्नी की मैपिंग हम बात कर रहे थे उसमें हम आ गए एक्सपीरियंस के ऊपर। एक्सपीरियंस की बात ये है कि वो कहते हैं ना कि अपने आप को अपने कस्टमर के शू में रख के देखो, पुट योरसेल्फ इन द शू ऑफ योर कस्टमर। और वो ऐसे सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एक कंपटीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। यानी कि कस्टमर की ज़रूरत समझने के हिसाब से आप अपने आप को कस्टमर की जगह तो रख के देखना है, लेकिन अपने आप को साथ में अपने कंपटीटर की तरीके से भी रख के देखना है। यानी कि आप कोई एक पार्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये नहीं है कि आप उस मार्केट में अकेले ही वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, आपके कंपटीटर्स भी वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो जो कंपटीटर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ भी देखनी होगी कि अगर मेरा कंपटीटर, मैं एक कंपटीटर हूँ, तो मैं कंपटीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंशिएशन बोले तो विशिष्टता, किस विशिष्टता के साथ, किस विशेषता के साथ मैं अपनी कस्टमर को अप्रोच करता। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, जो डॉट्स होती है मैपिंग की, कस्टमर जर्नी की मैपिंग के साथ ये चीज़ें जरूरी होती हैं आपको एक मार्केटर होने के नाते से डिफाइन करना। और फिर होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या रहता है कि जो कस्टमर जर्नी मैपिंग, जैसे अभी बताई मैंने कि भाई जो आप इसको भी जर्नी बोल सकते हो जो परचेज करने के जरिए चलती है, और आप इसको बाइंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आपस में मैचिंग करके जब आप एक डिसीजन लोगे तो वो डेफिनेटली वो डिसीजन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो अब बात आती है आगे इस पॉइंट पे, जो डिजिटल एनालिटिक्स है इसके स्टेक होल्डर्स कौन हैं। यानी कि जो गूगल एनालिटिक्स का टूल है उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स का लाभ किनको मिलता है। उसमें आप 3 कैटेगरी में बना सकते हो। सबसे पहले जो पब्लिशर्स होते हैं, फिर उसके बाद जो ई कॉमर्स वाले होते हैं, फिर उसके बाद जो लीड जनरेटर्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है आगे, आ, इसमें क्या रहता है कि जो पब्लिशर्स हैं, मैं अभी एक कमेंट देख रहा था, सॉरी, तो लेकिन अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो पब्लिशर्स होते हैं उसमें लिटरेचर, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज एजेंसीज, मीडिया हाउसेज जो होते हैं जो पब्लिश करते हैं कंटेंट। आप एक ब्लॉगर हो, आप भी पब्लिश करते हो। तो ये जितने भी टाइप के पब्लिशर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन हब होते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो सारे जो होते हैं अपने उस कंटेंट के साथ लोग, उनके कंटेंट के साथ लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको उसके बारे जो भी इंफॉर्मेशन जाननी है या उसका एनालिसिस करना है, और ये समझना है कि उनका कौन सा कंटेंट हिट जा रहा है, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो नहीं उठ रहा है। वो सारी जो भी जानकारी होती है वो पब्लिशर्स के लिए गूगल एनालिटिक्स का जो टूल है जिसमें डिजिटल एनालिसिस किया जाता है वो उनको फायदा देता है। इसी तरीके से जो ई कॉमर्स वाले हैं उसमें ई शॉपिंग का और जो ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस होती हैं उन लोगों के लिए गूगल एनालिटिक्स जो है यूजर बिहेवियर से लेकर के और जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है उनके लिए जो इंफॉर्मेशन मिनिमम चाहिए होती है वो सारी उनको इस एनालिसिस से, जो कि गूगल एनालिटिक्स का जो टूल है उसके जरिए जो मिलती है वो उससे उसको निकाल सकते हैं। और फिर बात आती है लीड जनरेटर्स की। लीड जनरेटर्स में आप यहाँ पे जो स्पेसिफिक और लेट अस से कि जो डेडिकेटेड जो मार्केटिंग करते हो जिसके अंदर ई मार्केटिंग भी आती है, यानी कि ईमेल के जरिए, न्यूज़लेटर के जरिए, या लिस्ट बनाते हैं आप ईमेल्स की, फिर उसके बाद आप ईमेल कैंपेनिंग करते हैं या न्यूज़लेटर कैंपेनिंग करते हैं,
या इवेंट टैगिंग की जो कैंपेनिंग होती है, इवेंट ट्रैकिंग की जो कैंपेनिंग होती है गूगल टैग मैनेजर को यूज करते हुए, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, जिसके जरिए आपको लीड जनरेशन यानी कि आपकी लीड जो है ना वो उत्पन्न होती है, आपको लीड जो है वो प्राप्त होती है। तो वो सारे का सारा जो है इन तीन तरीके के सेगमेंटेशन में आप इनको स्टेक होल्डर्स को पा सकते हो, पब्लिशर्स, ई कॉमर्स वाले और लीड जनरेटर्स। तो ये हुआ पूरे का पूरा डिजिटल एनालिटिक्स और परचेज फनल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आती है बात की जो डाटा स्ट्रेटजी होती है, जो आप जब आप डाटा एनालाइज करते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्ट्रेटजी में क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स आप बोल सकते हो कि जो उत्पादक बिंदु होते हैं, जो आपके क्रियान्वित जो सांकेतिक भी कह सकते हैं, और उनको आप पक्के तौर से जो आपकी ज़रूरत होती है वो भी कह सकते हो, जैसे कि इफेक्टिवली गैदर करनी होती है इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करने चलते हो गूगल एनालिटिक्स के टूल के अंदर, तो आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसका आपने प्रॉपर एसईओ कर रखा है। आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के साथ इंडेक्स कर रखी है, और वो गूगल के साथ इंडेक्स के बाद उसका जो गूगल सर्च कंसोल का जो टूल है उस टूल का आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्शन कर रखा है। तो वो गूगल एनालिटिक्स के साथ भी कनेक्शन कर रखा है। फिर अगर आप गूगल एड कैंपेन करते हो तो गूगल एड्स का जो टूल है उसके साथ भी आपने कनेक्शन कर रखा है। तो ये जो मेनली तो ये जो तीन टूल हैं, ये तो बिल्कुल स्टार्टअप में तीन में से भी दो तो बिल्कुल, जब आपने ये मान लो कि आपने बिल्कुल अगर जीरो से एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई वेबसाइट शुरू करी है नई नई, तो आपको मिनिमम दो टूल तो साथ के साथ अपनी वेबसाइट पे लगवा ही लेनी चाहिए। एक है गूगल एनालिटिक्स और दूसरा है गूगल सर्च कंसोल। अब वो दोनों टूल आपको ये इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन भी देंगे और कलेक्ट भी करेंगे। और आपको वो जो डाटा है, एक बढ़िया तरीके का डाटा आपके पास इकट्ठा हो, उसके हिसाब से जो ये यहाँ पे हमने पहली स्लाइड पे जो स्ट्रेटजीज की बात करी कि भाई क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपका डाटा कलेक्ट करने की, तो वो इस हिसाब से ये स्ट्रेटजीज भी उसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता है कि जो मैनेज करना है डाटा, आप गूगल के अंदर जब एनालिटिक्स के अंदर आप फिर जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो डाटा है वो मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली आपका डाटा बेस डिजाइन होना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक इसका जो गूगल का इंटरफेस का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। जैसे जब ये बात करता है कि स्ट्रेटेजिकली मैनेज होना चाहिए डाटा, तो वो बात है कि आप गूगल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपको एडमिन में जाने के बाद ये व्यू मिलता है। इस व्यू के अंदर आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना होता है, आपकी वेबसाइट का, आपके ब्लॉग का या आपके बिजनेस का कह लीजिए। उसके बाद फिर आप जब एक अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको उसकी बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी तो कम से कम मिलेगी, और उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एक गूगल ट्रैकिंग कोड मिलता है जावास्क्रिप्ट की फाइल में, जिसको जी टैग डॉट जे एस बोलते हैं। वो जो जावास्क्रिप्ट का टैग होता है वही वो टैग होता है जो आपको अपनी वेबसाइट पे लगवाना होता है, सर्च कंसोल के अंदर डालना होता है, गूगल एनालिटिक्स के अंदर। तो वो ऑलरेडी वहाँ से तो वो जनरेट होकर चलता ही है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि यहाँ पे जो ये ट्रैकिंग इन्फो लिखी हुई है, जब प्रॉपर्टी के नीचे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे ट्रैकिंग इन्फो लिखी हुई है, ये वो जगह है जहाँ से वो आपको वो कोड मिलेगा। और वो कोड जो है जैसे ही आपने अकाउंट किया, आपका अकाउंट क्रिएट होते ही प्रॉपर्टी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। आपको वहाँ से जा करके उसके अंदर से वो सन्निकट उठा लेना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को लाइव डेमो भी इसका दिखा सकूँ, अगर ये साथ देगा तो, क्योंकि कई बार ये क्या रहता है कि जो टूल है ये थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि जूम के साथ मीटिंग लाइव चल रही है ना, तो लाइव डेमो में ये, जैसे मैंने कल किया था इंग्लिश वाले सेशन में, तो अच्छे से चल नहीं पाया था। इसीलिए मैंने फिलहाल जो है ना स्क्रीन शॉट यहाँ पे लिया हुआ है इसका, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोड लेकर के आप लगा दोगे। और हाँ, एक खास बात ये है कि एक अकाउंट के नीचे आप अधिक से अधिक 50 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। 50 प्रॉपर्टी में आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो ये चीज़ समझ लेते हैं। आपकी वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी है, आपका ब्लॉग आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी वीडियो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन इंटरनेट पे प्रेजेंट है,
और जिसकी अपनी एक डेफिनेट आइडेंटिटी है, डेफिनेट परिभाषा है, या तो वेबसाइट के रूप में, या ब्लॉग के रूप में, या मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में, या वीडियो के रूप में, या पॉडकास्ट के रूप में, कुछ भी हो सकता है ऐसा आइटम। वो आप उसको अपनी एक प्रॉपर्टी माने, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी है वो। और वो एक प्रॉपर्टी जो है एक बिजनेस के नीचे जो है मल्टीपल हो सकती है। यानी कि एक वेबसाइट है, उसका ब्लॉग भी हो गया, उसका वेबसाइट भी हो गई। कई बार ये होता है कि ब्लॉग और वेबसाइट लोग जो है वो एक ही साइट पे रख लेते हैं, कई बार अलग अलग रखते हैं। और फिर उसकी मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। फिर अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल हो गया। तो हो गई ना ऐसे एक बिजनेस की चार प्रॉपर्टी। तो ऐसे आपकी मैक्सिमम एक अकाउंट में, एक बिजनेस में चार, तो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, अधिक से अधिक 50 प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और खास बात यह है कि हर एक प्रॉपर्टी के अंदर आपका डेफिनेट और सेपरेट डाटा सेट होगा। आप प्रॉपर्टीज के डाटा को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। हर एक प्रॉपर्टी का डाटा अपने अपने सेट में कलेक्ट होगा और वहीं पे वो डाटा आपको एनालिसिस के लिए मिलेगा। अब आगे बात आती है कि प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर आप व्यू, फिर आपको क्रिएट, एक तो बाय डिफॉल्ट मिलता है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा आपको एक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी और एक मिनिमम जो है आपको व्यू भी क्रिएट होगा। लेकिन आप एक प्रॉपर्टी के नीचे आप चाहें तो मल्टीपल जो व्यू होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और जो अधिकतम संख्या है व्यूज की वो होती है 25। आप एक प्रॉपर्टी के अंदर 25 तक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब व्यू जो है उसको क्रिएट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। मान लो आप की जो है इंटरनेशनल कंपनी है, उसके अलग अलग देशों के अंदर उसकी बिजनेसेस हैं, और आप चाहते हो कि आपको कंट्री वाइज जो डाटा है वो अलग अलग व्यू में चाहिए। तो वो आप जो व्यू है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में अगले वाले स्लाइड्स पे जैसे आएंगे तब और भी बातें करेंगे। तो अभी मैं वापस चलता हूँ जहाँ पे अभी हम थे। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे। बात हो रही थी कि पहले 2 पॉइंट हो गए कि जो डाटा है वो राइट वे में मैनेज होना चाहिए। उसका मैंने एक छोटा सा लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि एनेबल एवरीवन टू एक्सेस एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। यानी कि आपकी टीम में जितने भी लोग ऐसे हैं जो आपको पता है कि वो हाईली स्किल्ड हैं और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, तो हेजिटेट मत करें, उनको सबको एक्सेस दे दें। और एक्सेस के लेवल होते हैं, उन लेवल की बात करेंगे आगे। इसमें यही रहता है कि अगर आपने किसी को व्यू लेवल का, यानी कि जो लेवल जो एक्सेस होते हैं, जैसे ये मैंने स्लाइड दिखाई थी आपको, इसमें जैसे ये व्यू लेवल है, यहाँ पे एक्सेस अलग रहता है, उसके बाद प्रॉपर्टी लेवल पे रहता है और अकाउंट लेवल पे, या आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए। लेकिन मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो व्यू लेवल पे है उसको जरूरी नहीं है आप प्रॉपर्टी लेवल का भी एक्सेस देंगे। और जो प्रॉपर्टी लेवल पे है उसको जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट लेवल का भी एक्सेस देंगे। और जो अकाउंट लेवल पे है उसके ऊपर एक और ऑर्गेनाइजेशन लेवल का भी होता है, वो जरूरी नहीं है कि आप उसको वो दें। तो आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो बंदा है उसकी ज़रूरत के हिसाब से या उसकी स्किल्स के हिसाब से, उसके लेवल के अकॉर्डिंगली उसको आप एक्सेस दे सकते हो। आप चाहो तो उसको पूरे अकाउंट का एक्सेस दे सकते हो, तीनों लेवल का। चाहो तो एक लेवल तक लिमिट कर सकते हो, चाहो तो 2 लेवल तक लिमिट कर सकते हो। और उसके अंदर भी आप एडमिनिस्ट्रेशनल परमिशन होती हैं, यानी कि यहाँ पे आप उसको एडमिन राइट दे सकते हो, आप उसको यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग की राइट दे सकते हो। और इस तरीके से वो लेवल इसके अंदर होते हैं कि वो सिर्फ एडिट कर सकेगा या वो उसको एडमिन भी कर सकेगा। और एक होता है ओनली जो व्यू का राइट होता है कि वो सिर्फ देख सकता है डाटा को, वो उसको छेड़ नहीं सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे परमिशंस बटी होती हैं। तो वो भी आगे वाली स्लाइड में आएंगी, उनके ऊपर और फिर बात करेंगे। तो अभी ये हो गया एनेबल का। उसके बाद इंटीग्रेट दी राइट टेक्नोलॉजीज टू पुट ऑडियंस इनसाइट इनटू एक्शन। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज की बात है तो ये बात है आपकी जो वेब प्रोडक्ट होता है, वेबसाइट हो गई, ब्लॉग हो गया, या जो भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन है या वीडियो वगैरह है, उनके अंदर जो है कंटेंट में भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कोशिश करें। और साथ में जो इंटरनेट सिक्योरिटीज़ के सिस्टम्स की जो होती हैं, स्पैमिंग से आपको अपने डाटा को सिक्योर करना है, हाईजैकिंग से करना है, किसी की अटैकिंग होती है आपके डाटाबेस पे तो उससे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स के टूल के अंदर जो है ना राइट सेट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल थिंग्स मिलते हैं, जो हम आगे वाले स्लाइड में या आज वाले सेशन में वो कवर नहीं होगा तो अगले सेशन में हम वो चीज़ें कवर करेंगे। अब ये जो है, ये मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है चैप्टर 1 GAB बोले तो गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स।
और इसकी यूनिट 1 है इंट्रोड्यूसिंग गूगल एनालिटिक्स, और ये लेसन 1 है डिजिटल एनालिटिक्स। तो ये जब आप, मैं जब जैसे प्रेजेंटेशन के शुरू में ही कह रहा था कि मैंने इस सेशन को, इन प्रेजेंटेशंस को इस तरीके से डिफाइन किया है कि आप ये तो चीज़ें पढ़ेंगे जो मैं यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो कनेक्टेड हैं हर एक चैप्टर से, और ये वो चैप्टर्स हैं जब आप गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशंस करने चलेंगे तो जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा, यानी कि जो चैप्टर 1 है और उसके अंदर से जो एक 4 यूनिट है, मतलब चैप्टर हो गए 2, गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स और एडवांस्ड गूगल एनालिटिक्स। अब उन 2 चैप्टर में से हम बात कर रहे हैं पहले चैप्टर की, और पहले चैप्टर में यूनिट है 4, और 4 यूनिट में से जो पहली यूनिट है वो है इंट्रोड्यूसिंग गूगल एनालिटिक्स, और उसके अंदर फिर आगे 4 लेसन हैं, और ये पहला लेसन है हमारा, यानी कि जो सर्टिफिकेशन का जो कोर्स आप करने वाले हो उसके अंदर आप जो कंटेंट पढ़ेंगे वहां पे जाके, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पहला लेसन मिलेगा वो मिलेगा डिजिटल एनालिटिक्स का। और इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो पहला लेसन है वो हुआ पूरा। मैं देख लूँ एक बार कुछ किसी का कोई कमेंट है तो। नहीं, फिलहाल थैंक यू से ही कमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो अब बात हो रही है यहाँ पे दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, सॉरी दूसरा लेसन स्टार्ट हो रहा है पहली यूनिट का और पहले चैप्टर का, और इसका नाम है गूगल एनालिटिक्स की वर्किंग। यानी जो गूगल एनालिटिक्स का टूल है वो काम कैसे करता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई जो ये जो पॉइंट था यहाँ पे मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी के अंदर आपको ट्रैकिंग कोड मिलेगा, यहाँ पे ट्रैकिंग इन्फो, तो सबसे पहले तो आपको वो ट्रैकिंग कोड निकाल के, अगर आपकी साइट वर्ड प्रेस जैसे किसी सीएमएस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो आपको सिर्फ वो नंबर उठाना है। नंबर कौन सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको इस तरीके का नंबर मिलेगा आपके उस जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड का जो स्निपेट मिलता है, यानी कि एक जो आपको छोटी सी वो मिलेगी 5-10 लाइन की कोडिंग मिलेगी जावास्क्रिप्ट की, और उसमें ये कोड होगा वहाँ पे। तो अगर तो आपकी वेबसाइट जैसे मैंने बताया कि वर्ड प्रेस जैसे या वू कॉमर्स जैसे या शॉपिफाई जैसे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टोर डिपो जैसे जो प्लेटफॉर्म है, अगर तो आपकी वेबसाइट उनके ऊपर है तो फिर तो आपको वहाँ पे प्लगइन मिलते हैं उन टूल्स के अंदर गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करने के, और वहाँ पे फिर आपको ये सिर्फ ये कोड डालना होता है। अगर आपको कोड डाल देंगे तो उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगी दोनों तरफ से, वर्डप्रेस की तरफ से भी और गूगल एनालिटिक्स की तरफ से भी, और उस तरीके से फिर आपकी जो है वेरिफिकेशन के बाद वेबसाइट जो है गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट इंडिपेंडेंस अपना कोई सिस्टम है, जो ये जो प्री डिफाइंड जो कंटेंट मैनेजमेंट सीएमएस के जो सिस्टम होते हैं वर्डप्रेस टाइप के, उसमें नहीं है, इंडिपेंडेंट आपने डेवलप करवा रखी है, जावा में करवा रखी है, पीएचपी में करवा रखी है, एएसपी डॉक्यूमेंट में करवा रखी है, पाइथन में करवा रखी है, तो वहाँ पे फिर आपको जो वो कोड है, वो जो कोड जब आप वहाँ से लेके आते हैं उसको आपको अपने पेजेस के हेडर में डालना होता है, अपनी वेबसाइट के हर पेज के हेडर में। लेकिन उसमें वो पूरे का पूरा जो 10-12 लाइन का जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो पूरे का पूरा डलेगा। तो ये होता है कि आप वो जो फाइल का नाम भी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, वो फाइल जो होती है गूगल टैग इसको बोलते हैं, जी टैग डॉट जेएस। तो ये वो फाइल होती है, आप इसको वहाँ पे डालेंगे तो आपका डाटा जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा, यानी वो काम करना शुरू कर देगा, आपकी वेबसाइट का जो डाटा है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। डाटा कौन सा, आपकी वेबसाइट का कौन सा डाटा तो वो कलेक्ट करेगा, ये जो हमने ऊपर भी बात करी थी ना यहाँ पे, ये वाला डाटा, आपकी वेबसाइट का एक्विजिशन डाटा, बिहेवियर डाटा, कन्वर्जन डाटा, ये सारा इस टाइप का जो डाटा है। और आगे एक और स्लाइड में है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है इसी स्लाइड में, कि जो डाटा टाइप्स हैं जैसे यूजर एक्शन डाटा है, पेज व्यूज, सब्सक्रिप्शन, सेशंस, गोल जो कंप्लीट हुए हैं उनके बारे, या फिर यूजर एफिलिएशन जो डाटा है, यूजर एफिलिएशन बोले तो जो यूजर की इंडिविजुअल जानकारी है। एक तो हो गई उसके एक्शन, यानी कि उसने आपकी वेबसाइट पे क्या क्या एक्शन लिए वो जानकारी, और फिर एक जानकारी क्या हो गई एफिलिएशन, यानी कि उस यूजर के बारे में, उसकी डेमोग्राफिक्स बोले तो उसका जेंडर क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी इनकम लेवल क्या है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स जो है आपके ब्राउजर से काउंट करता है, आपके ब्राउजर से कैच करता है
जो आपका ब्राउज़र है उसकी लैंग्वेज कौन सी है, आपने कौन सा ब्राउज़र यूज़ किया हुआ है जब आपने वो वेबसाइट एक्सेस करी है, क्रोम से किया है, फायरफॉक्स से किया है, या आपने एज से किया है, या सफारी से किया है, आपने कौन सा डिवाइस यूज़ किया है। डिवाइस बोले तो आप कंप्यूटर से ऑनलाइन थे, या आप मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन थे, या आप टैबलेट से ऑनलाइन थे। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये यूजर एफिलिएशन डाटा कहलाता है। ये सारा सारा डाटा जो है वो गूगल एनालिटिक्स टूल के अंदर जब आपकी वेबसाइट एक बार कनेक्ट हो गई गूगल एनालिटिक्स से तो वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगला जो सेट है डाटा का वो है यूजर सोर्स डाटा। और यूजर सोर्स का मतलब है कि जो बंदा है वो आपकी वेबसाइट पे कैसे आया। आपने कोई ईमेल भेजी हुई थी, उसमें आपकी वेबसाइट का लिंक था, उसने वहां पे क्लिक करके आया, या उसने आपकी कहीं पे ऐड देखी और ऐड के ऊपर क्लिक किया, या उसने आपको सर्च इंजन पे ढूंढा, या इसके अंदर डायरेक्ट ट्रैफिक की बात की है कि वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आ गया। यहाँ से जस्ट एग्जाम्पल के लिए दो दो तीन डाले गए हैं। तो ये जो सारा डाटा होता है, और फिर ये किन स्टेजेस का या किस टाइप का डाटा होता है कि भाई वो एक्विजिशन स्टेज थी, बिहेवियर स्टेज थी, कन्वर्जन स्टेज थी, वो इन कैटेगरीज के अंदर गूगल के अंदर जो है एनालिटिक्स के अंदर जो है वो कलेक्ट होता रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियर की बात है, अब अगर मान लो बिहेवियर की बात है तो वो जैसे पेज व्यूज, सब्सक्रिप्शन, सेशंस, ये जो डाटा है ये आपका बिहेवियर वाले सेक्शन में जाकर के इकट्ठा होता रहेगा। और अगर उसने कोई सेल परचेज करी है तो वो कन्वर्जन के सेक्शन में जाके इकट्ठा होता रहेगा। तो ये होता है कि जो डाटा कलेक्शन है, पहला पॉइंट हो गया कनेक्टिंग योर वेबसाइट विद योर गूगल एनालिटिक्स, पहले पॉइंट में। अब यहाँ हो गया कि वो डाटा जो है कैसे और क्या डाटा कलेक्ट करता है, उसकी वर्किंग क्या है डाटा कलेक्शन की। फिर उसके बाद उसमें वो सेशन बेस्ड जो डाटा होता है वो सेशंस की काउंटिंग करता है। मान लो आप किसी की वेबसाइट पे बैठे हो, आपने वहाँ पे कुछ 10-15 मिनट का टाइम लगाया, उसके बाद आपने आप 30 मिनट के लिए वो कंप्यूटर छोड़ के चले गए, और उस दौरान कोई और एक्टिविटी नहीं हुई। तो अगर जो वो टाइम है आप 30 मिनट के बाद आए और आपने दोबारा से उसी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे 2 सेशंस काउंट होंगे आपके। अगर आपके 2 सेशंस के बीच में 30 मिनट से ज़्यादा का गैप आता है तो वो 2 काउंट होंगे। लेकिन अगर आप लगातार बैठे हो, 1 घंटा बैठे हो, 2 घंटा बैठे हो, बीच में उठ के ही नहीं गए और उसी साइट पे लगे हुए हो, तो वो एक ही सेशन काउंट होगा। दूसरा जो सेशंस काउंट करने का तरीका होता है वो होता है मिड नाइट का जो सेपरेटर होता है। मिड नाइट के सेपरेटर में क्या होता है कि आप लोग मान लो किसी की वेबसाइट पे आप रात के 11:45 गए, 11:45 पे आप उस वेबसाइट से उठे रात के 12:10 पे। तो जब मिड नाइट जब हुई, यानी जब रात के 12 बजे, तो वहाँ पे आपका जो सेशन है वो नया काउंट होगा। और ये बावजूद इसके काउंट होगा कि आपका जो पहला सेशन था वो सिर्फ 15 मिनट का था। लेकिन और इसके बावजूद भी काउंट होगा कि आप बीच में उठ के नहीं गए। पर वो इसलिए काउंट होता है क्योंकि जो डेट वाइज डाटा जो कलेक्शन का मेथड रहता है इसके अंदर टूल के अंदर, कि अगर पहली तारीख जो है जैसे आज 21 है, आप रात को 11:45 बैठे, आप उठे कब 22 की तारीख में रात के 12:10 पे। तो वो जो 10 मिनट हैं 12 बजने के बाद की वो 22 वाले में जाएंगी, और जो उससे पहले की 15 मिनट हैं 11:45 से 12 की वो 21 वाले में जाएंगी। तो ये उस हिसाब से भी यहाँ पे मिडनाइट सेपरेटर जो है लगाना इनके लिए जरूरी होता है। और अगला पॉइंट है कैंपेन जो सोर्स होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कैंपेन सोर्स बोले तो कि आपकी वेबसाइट पे कोई ईमेल के जरिए पहुंचा, ऐड के जरिए पहुंचा, या सर्च इंजन के जरिए पहुंचा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेपरेटर जो सेपरेटली होती है सेशंस की वो लेवल पे भी काउंट होती है। अब अगला जो पॉइंट है वो डाटा की जो प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग की बात होती है। अब जो इसके अंदर क्या रहता है कि वैसे तो ये जो डाटा होता है ये एग्रीगेशन और क्राइटेरिया सेट्स के अकॉर्डिंग होता है। क्राइटेरिया बोले तो प्रकार, हिंदी में बोले तो प्रकार। एग्रीगेशन बोले तो मतलब वो बोलते हैं कि एक धड़ा एक समूह के हिसाब से मिलता जुलता जो समूह है इंफॉर्मेशन का, उसका एक कलेक्शन कर दिया, उसको मतलब एक जोड़ कर दिया, उस तरीके से जो होता है वो तरीका रहता है डाटा कलेक्ट करने का। और तो जो कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन जो आपने यूज़ करी होती है, जो फिल्टर्स आपने लगाए होते हैं, आपने व्यू के अंदर जैसे मैंने बताया ना कि व्यू के अंदर जो फिल्टर लगते हैं, जैसे यहाँ बात हुई थी हमारी
कि जो ये फ़िल्टर है यहाँ पे यू में लगाएँगे। भई आपकी कंपनी कई देशों में काम कर रही है और आपको एक-एक देश का अलग-अलग डाटा चाहिए। तो वो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाओगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा कलेक्ट करेगा। तो ये प्रोसेसिंग होती है डाटा की, जो वो करता है आपके टूल के अंदर जा करके। और इसकी खास बात ये होती है कि एक बार अगर आपका डाटा प्रोसेस हो गया ना, तो फिर वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो डाटा है, अपने डाटा की जो स्ट्रेटजी है, वो ऐसी बनाएँ कि बाद में आपको ये महसूस ना हो कि यार मुझे ये चीज़ छूट गई और मुझे ये चीज़ भी चाहिए थी। और ये चीज़ें ना छूटें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी गूगल एनालिटिक्स के एक्सपर्ट से ही ये काम करें। क्योंकि वो आपको बता सकेगा कि गूगल एनालिटिक्स के अंदर किस-किस तरीके से, कैसी-कैसी इन्फॉर्मेशन आप किस-किस फॉर्मेट में और किन-किन फ़िल्टर्स या गोल्स के हिसाब से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा है, इसका जो वर्किंग रहता है। और ये आप जब इसकी सर्टिफ़िकेशन के लिए जाएँगे गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स की, तो उसका जो चैप्टर 2 लेसन 2 मिलेगा, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं इसका लिंक भी दूँगा आपको सेशन के अंत में, जब ये पूरे सेशन हो जाएँगे, कि कहाँ से कैसे आपको गूगल की साइट पे जाना है और वहाँ पे किन-किन स्टेप्स के तहत आपको सब्सक्राइब करना है एग्ज़ाम के लिए, सर्टिफ़िकेशन के लिए, और क्या-क्या कंटेंट है, वो कहाँ से वो आपको पढ़ने को मिलता है, उसके बारे में मैं आपको इन सेशन पे जब एंड हो जाएगा, तो आपको उसके बारे में भी बाकायदा जानकारी भी दूँगा और उनके लिंक्स भी बताऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको एक डेमो टाइप की हेल्प बुक भी बना के दूँगा, जिसके अंदर आप ये एंश्योर कर सकें कि आपने जो कोर्स किया है ऑनलाइन, वो आपने कंप्लीट किया है, अच्छे तरीके से किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात यहाँ पे कि जो अकाउंट जो गूगल के होते हैं, उसके अंदर ये जो तीसरा, अब यहाँ पे नोट करें कि जो तीसरा अध्याय जो है वो शुरू हो चुका है सेटअप का। तो जो गूगल का जो सेटअप होता है, वैसे तो मैंने इसके ऊपर बता दिया यहाँ पे बता दिया कि भई अकाउंट है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद व्यू है। और आप एक पिक्टोरियल तरीके से इस चीज़ को समझो, एक तस्वीर के हिसाब से समझो, तो वो आप इस तरीके से समझो कि सबसे ऊपर ऑर्गेनाइज़ेशन होती है। ऑर्गेनाइज़ेशन कोई मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, जो अलग-अलग क्लाइंट के लिए काम करती है, या आपकी खुद की अगर कंपनी है, तो वो हो सकती है। उसके अंदर आपके फिर अकाउंट होते हैं। अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पीछे बताया प्रॉपर्टी क्या होती है एग्ज़ाम्पल्स में, और व्यू क्या होते हैं वो भी बताया। तो ऐसे आप ये हायरार्की रहती है कि संरचना रहती है इस ऑर्डर में कि टॉप पे आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन रहेगी, उसके बाद अकाउंट रहेगा, फिर प्रॉपर्टी रहेगी और उसके अंदर व्यू रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी के अंदर कई सारे व्यू हो सकते हैं, एक अकाउंट के अंदर कई सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, और एक ऑर्गेनाइज़ेशन के नीचे ऐसे ही अकाउंट भी कई सारे हो सकते हैं। और जब बात आती है अकाउंट लेवल की, जैसे ये एडमिन इंटरफेस है, मैंने अभी जो यहाँ पे बात की, मैंने जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई, ये वाली स्लाइड जो है, इसमें ये जो है ये पूरे का पूरा, यहाँ पे देखो, यहाँ व्यू हो रखा है, ये एडमिन के अंदर है, इंस्टेंट पे है। जो इसका एडमिन इंटरफेस है गूगल एनालिटिक्स के टूल का। यहाँ पे दूसरा एक यूजर का टैब भी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये एडमिन है, एडमिन के अंदर जो चीज़ें यहाँ पे अनलिस्टेड हैं, ये वाली और ये वाली सारी की सारी और ये वाली सारी की सारी, यानी एक व्यू के नीचे क्या-क्या फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी के नीचे क्या-क्या हैं, या एक अकाउंट के नीचे क्या-क्या हैं, ये मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट कर रखी है। भई अकाउंट, नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट की सेटिंग्स में जाके कुछ सेट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट यूज़र मैनेजमेंट है, या ऑल फिल्टर्स का सिस्टम है, ये जो चीज़ें हैं, इनके अंदर की जो डिटेल्स हैं, वो जब हम एडवांस्ड गूगल एनालिटिक्स का कोर्स आएगा, वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक के बारे में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर जाकर के आप क्या-क्या कर सकते हो, या इसके अंदर जब आप जाएँगे तो आपको वहाँ पे क्या-क्या मिलेगा, वो हम जब एडवांस्ड लेवल वाला कोर्स हमारा आएगा, जैसे मैंने बताया कि 2 सेशंस मेरे लगेंगे गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर वाले, इस पे लगेंगे, जो अभी आज एक पहला चल रहा है, और फिर 2 सेशंस लगेंगे एडवांस्ड गूगल एनालिटिक्स पे। उसमें क्या होगा कि हम इन एक-एक के अंदर जा करके इनकी फंक्शनैलिटीज़, इनके फीचर्स, इनमें आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, या इनकी क्या स्ट्रेंथ हैं, इनकी क्या पावर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी की सारी एडवांस्ड लेवल का जब कोर्स आएगा, उसके अंदर हम ये बातें करने वाले हैं। तो फिलहाल
क्योंकि ये बिगिनर का कोर्स है, तो बिगिनर के कोर्स में आपको इतना जानना कि भाई होता क्या है एडमिन पैनल, और उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं, उनमें ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम फिलहाल कर रहे हैं। और जो ये कोर्स है इसमें अभी तक इतना ही कवर होगा। आगे अगर इनमें से कोई भी फीचर, जैसे अब एक पार्टिकुलर फीचर मैंने बताया है ट्रैकिंग इन्फो का, कि भाई जो ट्रैकिंग का जो कोड होता है वो यहाँ से मिलता है। अब ये मैं लाइव दिखा दूँ तो शायद अगर ये काम करेगा तो दिखा भी सकता हूँ, पर मेरे को देखना पड़ेगा। एक मिनट में एडमिन में चला जाता हूँ, लेकिन वो भी एडमिन में आके मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी मैं इसको एक बार लोड होने दें। अगर ये लोड होता है जूम की लाइव मीटिंग के साथ तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। हाँ आ गया ये, मैं एक बार स्क्रीन चेंज करती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। तो अभी हम लाइव डेमो में एंटर कर रहे हैं और मैं अभी आपको लाइव जो स्क्रीन है वो दिखाने वाला हूँ। तो आप इसमें देखें कि जो लाइव स्क्रीन है इसमें एक मिनट शो ये वाली, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइव आ गया है। अब हम जो एडमिन पैनल है उसके अंदर लाइव है, और लाइव में जो ये ट्रैकिंग इन्फो है यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ट्रैकिंग इन्फो में देखो क्लिक करते ही इतने सारे फीचर्स आ गए। यहाँ पे यूजर आईडी आ गया, यहाँ पे ट्रैकिंग कोड आ गया। ट्रैकिंग कोड पे हम गए, और ट्रैकिंग कोड पे जब आएंगे तो अभी ये खोल देगा इसका ट्रैकिंग कोड, और यही वो कोड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये ओपन हो रहा है, जैसे देखो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया ट्रैकिंग आईडी, ये रहा वो ट्रैकिंग आईडी जिसकी बात हो रही थी, और ये है वो जावास्क्रिप्ट, ये रही। तो आपको, अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर आपकी फाइल जो है वो आपकी साइट जो है वर्डप्रेस जैसी सीएमएस सिस्टम पे है, तो आपको सिर्फ ये कोड उठा करके वर्डप्रेस के जो गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करने का जो प्लगइन होता है उसमें सिर्फ ये डालना है। लेकिन अगर आपकी साइट इंडिपेंडेंट है, किसी सीएमएस पे नहीं है, तो फिर आपको ये कोड उठा करके हेडर सेक्शन में डालना है हर एक पेज पे। तो ये ऐसे होता है, गूगल ट्रैकिंग कोड का जो फीचर है वो ऐसे होते हैं। अब मैं वापस आता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे, और ये हमारी प्रेजेंटेशन है, मैं इस पे आ रहा हूँ वापस। आ गए हम यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक एक के अंदर की जो डिटेल है, जैसे जैसे लेवल उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से ही इस कोर्स के अंदर ये सब के सब कवर होंगे। जैसे आज ये हमने ट्रैकिंग इन्फो का कवर कर दिया एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आगे वाले सेक्शन में जैसे जैसे जिस हिसाब से चैप्टर बढ़ेंगे उस हिसाब से ये फीचर्स आपको सारे के सारे हम एक एक थ्रू लेके चलेंगे। तो अब आते हैं हम वापस यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, जैसे यहाँ पे बात हुई प्रॉपर्टी के अंदर हुई ट्रैकिंग इन्फो की, हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया इसका। तो ऐसे ही ये व्यू के अंदर के फीचर्स हैं सारे के सारे। तो जैसे जैसे आएंगी चीज़ें तो हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। अब जो यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस के अंदर अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है, एनालिटिक्स की कम्युनिकेशन होती है, यानी कि अगर आपको किसी अपनी कंपनी के अंदर किसी दूसरे बंदे को के साथ आपको ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन करनी है, या एनालिटिक्स की जो गूगल की जो टीम है, जो सपोर्ट टीम है, उसके साथ अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ईमेल करनी है, यानी मान लो आपको 10 बंदों, आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली गूगल एनालिटिक्स के अंदर, और वो आपको 10 बंदों को ईमेल करनी है, तो आप यहाँ पे जाएंगे इसमें टूल के अंदर, और यहाँ पे आप देख लूँ, मैं एक बार अगर शायद हो जाए तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ इसको। एक मिनट में जाके देख रहा हूँ, अगर हो रहा है तो मैं फिर आपको इसकी स्क्रीन पे ही ले आता हूँ। आप यहाँ से इसको लाइव देख लेंगे। ओके ठीक है, ये आ गया है। थैंकफुली अब स्पीड अच्छी है, और जूम के साथ साथ गूगल एनालिटिक्स भी ठीक चल रहा है, तो अपने काम हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एडमिन था, आपको दिख रहा होगा ये। लेकिन अब हम आ गए यूजर में। यूजर के अंदर यहाँ पे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। उसके बाद आपका यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स की जो ईमेल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस सिचुएशन हैं, यानी कि जो आपको गूगल की टीम की तरफ से जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे उनको बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये भी सेंड कर दो, मुझे ये भी सेंड कर दो। और इसमें आप जो फीडबैक आपको टेस्टिंग के ऊपर देना, जैसे मैंने बताया था कि आपको कुछ फीडबैक देना है, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो, बता सकते हो। उसके बाद ईमेल एनालिटिक्स है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चल जाएंगी। तो यहाँ पे आप ऑल का अकाउंट का ईमेल करना है तो ऑल में जा सकते हो, एक दो को करना है तो एक दो को जा सकते हो। तो अब ये लाइव डेमो में मैंने आपको दिखाया है। अब मैं वापस आ रहा हूँ।
वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन ये है। तो ये यूजर इंटरफेस का आ गया सिस्टम समझ में। अब ये लेफ्ट नैव और टॉप नैव है, इनके बारे में देख लेते हैं। डाटा रिपोर्ट्स के बारे में, एट्रीब्यूशन के बारे में और डिस्प्ले के बारे में। उसके लिए हमारा जो स्लाइड का व्यू है वो देखिए यहाँ पे, एट्रीब्यूशन और एट्रीब्यूशन डिस्प्ले, ये सारा यहाँ पे है लेफ्ट नैव का। और जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एनालिस्टेड है। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरे का पूरा एनालिस्टेड है यहाँ पे। तो ये हुआ लेफ्ट नैव। टॉप नेविगेशन आ गया, यहाँ पे आपका जो कौन सी अकाउंट में जाकर के कौन सी प्रॉपर्टी में और उसके कौन से व्यू में आप एंटर हो रखे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ये आपका सर्च बॉक्स है, अगर इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई मैट्रिक्स डायमेंशन सर्च करना है तो यहाँ डाल के आप वो चीज चेक कर सकते हो। आपको इसके बारे में फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पेज व्यू चेक करने हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट डालो, आपको उसका ये डाटा डायरेक्ट दिखा देगा। यहाँ पे ये जैसे नोटिफिकेशंस हैं गूगल की तरफ से आती हैं तो वो यहाँ पे आपको नोट उसमें नंबर के साथ दिखा देगा। यहाँ पे आप जो ये 4 डॉट हैं इसके नीचे जो गूगल के दूसरे टूल्स होते हैं, जैसे गूगल ऐड होता है, सर्च कंसोल होता है, या जो गूगल मार्केटिंग प्लेस जो होता है उसके जो टूल होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। आप इनको यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो एक ही ईमेल के लॉगिन के साथ। आपको कुछ हेल्प चाहिए गूगल से तो आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको सेल्फ हेल्प स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपके टॉपिक का। अगर उससे आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप गूगल को ईमेल डाल सकते हो या मैसेज कर सकते हो, वो आपको यहाँ से हो जाता है। ये आ गया यूजर का जो होता है लॉगिन, आपका यहाँ पे ईमेल वगैरह दिखा देगा, अकाउंट का नाम दिखा देगा। तो ये हो गया पूरे का पूरा लेफ्ट नैव, और ये लेफ्ट नैव हो गया और ये टॉप नैव हो गया। और ये मेन व्यू है, ऑडियंस ओवरव्यू के साथ अभी फिलहाल इसको खोला हुआ है। इस पे आते हैं, एक बार आप ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये सारे का सारा, जैसे ये चीज़ें मैंने बता दी। एक्सेस अकाउंट है, एक्सेस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, सर्च बॉक्स को, नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट स्विच करने हैं, हेल्प है या फीडबैक के साथ चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये अब आगे वाली स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो अकाउंट लेवल की हैं या प्रॉपर्टी लेवल की हैं या व्यू लेवल की हैं, या फिर जो परमिशन होती हैं वो किस किस टाइप की आप परमिशन दे सकते हैं अपने अकाउंट लेवल पे, व्यू लेवल पे, प्रॉपर्टी लेवल पे। तो जैसे ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे क्या परमिशन आप ले सकते हो, यहाँ पे क्या दे सकते हो, यहाँ पे क्या दे सकते हो, ये सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, और अकाउंट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, इन सब के बारे में। तो वही है कि जो अकाउंट है उसकी आप ग्रुपिंग कर सकते हो अलग अलग अकाउंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टैब है उसके नीचे। जैसे मैंने इसमें बताया ना, ये जो पिक्चर है इसमें देखें यहाँ टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके नीचे आप अकाउंट ग्रुपिंग कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आप कई कई अकाउंट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी है, गूगल एनालिटिक्स की सर्विसेज जो देती है, और आपके पास 4 क्लाइंट हैं, तो आप चारों के जो अकाउंट हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ग्रुप कर सकते हो 1 2 3 4 के हिसाब से, उनके कंपनी के नाम डाल के, या जैसे भी आपका अकाउंट स्ट्रक्चर आप रेफर करो उस हिसाब से कनेक्ट करो। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहता है कि अकाउंट प्रोवाइड सेपरेट ऑप्शन फॉर अकाउंट मेकिंग एज वेबसाइट और मोबाइल ऐप। जैसे बताया ना कि आप अकाउंट जो है वेबसाइट के लेवल का भी बना सकते हो, मोबाइल ऐप के लेवल का भी बना सकते हो, बिजनेस एंटिटी के लेवल का भी बना सकते हो। यही चीज मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी के लेवल पे। प्रॉपर्टी के लेवल पे भी आप वेबसाइट लेवल की प्रॉपर्टी बना सकते हो, मोबाइल ऐप की प्रॉपर्टी बना सकते हो। वहां पे जाकर के ये प्रॉपर्टी बन सकती है, यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट रह सकती है अकाउंट के लेवल पे। प्रॉपर्टी के अंदर बताया था कि जैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको उसके अंदर मिनिमम एक प्रॉपर्टी तो क्रिएट होती है। मैक्सिमम आप 50 प्रॉपर्टी बना सकते हो एक अकाउंट के साथ। जो डाटा है वो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट होता है हर एक प्रॉपर्टी के अंदर, वो आपस में इंटरनेशन नहीं होता। हर एक प्रॉपर्टी का अपना अपना आईडी होता है, ट्रैकिंग आईडी, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, अदर डिजिटल एसेट्स, जो भी अभी बात करी थी, वीडियो है या पोस्ट कार्ड है, सॉरी पॉडकास्ट है, या जो मोबाइल ऐप हो गया या हो गया ब्लॉग हो गया, उस तरीके से एग्जांपल्स हैं, यूट्यूब चैनल हो गया। और या फिर आप डिफरेंट सेल के जो रीजन रहते हैं, या जो बिजनेस की ब्रांड है, बिजनेस के रीजन जैसे बताया था ना कि अगर आपका बिजनेस कई देशों में है तो आप
कंट्री के हिसाब से भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद एक बात यह है कि आप जो प्रॉपर्टीज है उनको आप एग्रीगेट नहीं कर सकते, उनका आप समूह नहीं कर सकते, उनको आप मिक्स नहीं कर सकते, वो अलग हैं तो वो अलग ही रहेंगी। और जो गूगल एनालिटिक्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप एक वेब प्रोडक्ट के लिए एक ही प्रॉपर्टी बनाएं, जैसे कि अगर वो वेबसाइट है तो वेबसाइट, अगर वो ऐप है तो ऐप। और जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो ट्रैकिंग कोड जो मिलता है उसका जो स्निपेट है वो अगर आपकी इंडिपेंडेंट वेबसाइट है तो हेड सेक्शन में डालें, और अगर वो वर्डप्रेस के जैसा कोई CMS है तो उसमें आप उसको जो प्लगइन होता है वर्डप्रेस के अंदर गूगल एनालिटिक्स कनेक्टर का, उसमें जा करके वो जो मैंने बताया था सिर्फ नंबर जो कोड है वो डालना है, कौन से वाला, यहाँ पे जो बताया था ये वाला। और अगर इंडिपेंडेंट तो वो पूरी जो स्क्रिप्ट है जो हमने लाइव डेमो में देखी उस सिचुएशन में आपको वो डाल दी है। अब आगे है इसके अंदर जो गूगल टैग मैनेजर होता है। गूगल टैग मैनेजर बेसिकली क्या रहता है, इसका अलग से कोर्स होगा। जैसे अभी गूगल एनालिटिक्स का चल रहा है, एक बार ये गूगल एनालिटिक्स के 4 सेशन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद प्लान है कि हम गूगल ऐड का करेंगे, और फिर गूगल ऐड के बाद प्लान है गूगल टैग मैनेजर का भी कोर्स हम करेंगे। तो जब इसका कोर्स करेंगे तो ज़्यादा तो इसके बारे में बारीकियों से उसी वक्त बात करेंगे। फिलहाल ये है कि इसके साथ आप क्या कर सकते हो कि आप गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स और जो गूगल टैग मैनेजर की आईडी होती है उसके साथ आप इन दोनों को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने गूगल टैग मैनेजर का कनेक्शन कर दिया वेबसाइट के साथ, फिर आपको गूगल एनालिटिक्स का जो कनेक्शन है वो वेबसाइट से करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कनेक्शन करोगे गूगल टैग मैनेजर का, और गूगल टैग मैनेजर से कनेक्टेड होगा आपका गूगल एनालिटिक्स भी, और गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो सारे के सारे फिर यहाँ पे कनेक्टेड है। और जो गूगल टैग असिस्टेंट होता है वो जो आपकी वेबसाइट पे अगर मान लो कोई भी इवेंट का टैग लगा हुआ है तो उसकी जो ट्रबल शूटिंग होती है उसके हेल्प के लिए आपके गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन आती है जिसको गूगल टैग असिस्टेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आप इन लेवल पे कर सकते हो, जो आप अगर बिल्कुल बिगिनिंग से ही अगर आप करना चाहते हो तो बिगिनिंग से भी कर सकते हो। कि जैसे अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने वो किया क्या बोलते हैं गूगल टैग इवेंट कोई ट्रैक करना है किसी प्रॉपर्टी का, तो वो फिर आपका जो डाटा है गूगल टैग के थ्रू वो आपका प्रॉपर्टी लेवल पे ही जो है कलेक्ट होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पे यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का जिक्र आता है, तो यहाँ सिर्फ फिलहाल इतना ही जिक्र इसका है। आगे है व्यू लेवल पे कुछ फीचर्स हैं। एक अकाउंट क्रिएट हुआ, उसकी बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, और एक प्रॉपर्टी का बाय डिफॉल्ट मिनिमम एक व्यू क्रिएट होगा। आप चाहो तो मैक्सिमम 25 व्यू एक प्रॉपर्टी के नीचे क्रिएट कर सकते हो। प्रॉपर्टी के जो व्यू होते हैं, व्यू के अंदर ही आप फिल्टर लगाते हैं, और उसके अंदर आप जो फिल्टर हैं जैसे आपको ऑल डाटा का फिल्टर लगाना है बाय डिफॉल्ट छोड़ के, या आपने कोई पार्टिकुलर रीजन का डाटा का फिल्टर लगाना है जैसे बताया कंट्री वाइज का या स्टेट वाइज का, अगर आप एक कंट्री के अंदर बात करते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल डाटा जो सोर्स है उसका आपने कोई फिल्टर लगाना है तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हो प्रॉपर्टी लेवल पे, सॉरी व्यू लेवल पे। वो कैसे, वो जैसे मैंने दिखाया ना इस स्लाइड के अंदर, ये जो व्यू लेवल है इसके अंदर देखो ये रहा फिल्टर, फिल्टर्स में जाकर के आप व्यू लेवल पे फिल्टर लगा सकते हो। अब बात आती है आगे गोल की। अब जो गोल सेट करने होते हैं आपको अपने डाटा कलेक्शन के अंदर कि आपको किस किस टाइप का डाटा चाहिए, वो भी आपके व्यू लेवल पे ही लगते हैं, प्रॉपर्टी लेवल पे या अकाउंट लेवल पे नहीं लगेंगे, वो व्यू लेवल पे लगेंगे। तो उसके अंदर आप ऐसे लगा सकते हो कि आपको कोई कन्वर्जन ट्रैक करनी है, पार्टिकुलर सिर्फ उसका डाटा चाहिए, या आपको जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जैसे भाई आपकी साइट पे कितने साइनअप्स हुए, या कितने प्रोडक्ट आपकी साइट पे किसी ने परचेज किए, तो या फिर एक जो प्रोडक्ट है, एक टाइप का जो प्रोडक्ट है वो कितना परचेज हुआ। ये सारे जो फिल्टर होते हैं, सॉरी जो गोल होते हैं, वो आप यहाँ पे व्यू लेवल पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे जाके व्यू के अंदर ये जो है यहाँ पे गोल वाला ये रहा, इसके अंदर जाकर के आप ये गोल सेट कर सकते हो। अब ये गोल और इनके जो फिल्टर हैं, इनकी जो अंदर की इंडेक्स जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम समझेंगे एक और अलग से सेशन में, जब हम नेक्स्ट टाइम एडवांस लेवल में जैसे जैसे पढ़ेंगे वहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया व्यू के बारे में। एक इसमें क्या है कि जो, हाँ एक खास बात है,
जो व्यू के अंदर जो डाटा है वो इसकी डेट ऑफ क्रिएशन, जिस दिन आपने व्यू क्रिएट किया है उसी डेट से डाटा कलेक्ट होना स्टार्ट होगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो पुराना डाटा पड़ा है किसी दूसरी प्रॉपर्टी में या किसी दूसरे व्यू में पड़ा है, आप उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, ये नहीं होगा। आपने जिस दिन वो व्यू क्रिएट किया है वो फ्रेश डाटा ही वहाँ पे कलेक्ट करेगा, पुराना डाटा जो है वो उसके साथ किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं करेगा। और फिर जो बात होती है कि अगर एक बार एक व्यू या तो आपसे गलती से डिलीट हो गया या आपने जानबूझ के ही डिलीट किया और बाद में आपको पता लगा कि यार मुझे तो ये चाहिए था, तो वो फिर जो है आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर, आपका जो अकाउंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि अगर आपको खुद को यहाँ इस लेवल तक का अकाउंट लेवल तक का अगर एक्सेस है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो और 35 दिन के अंदर अंदर रिकवर कर सकते हो। सिर्फ 35 दिन से लेट हो गए तो वो फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा गूगल के डाटाबेस से, फिर आपको वो नहीं मिलेगा। तो 35 दिन के अंदर आप कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट अकाउंट लेवल का एक्सेस है तो। लेकिन अगर आपको एक्सेस सिर्फ व्यू लेवल का है या प्रॉपर्टी लेवल का है तो फिर आपको उस व्यू को आपके लिए रिकवर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, उसको वापस पाने के लिए आपको अकाउंट लेवल पे जो बंदा बैठा है एडमिनिस्ट्रेटर जो इस पूरे गूगल अकाउंट का है उसको कॉन्टेक्ट करना होगा। उसको बताना होगा कि फलाना फलाना जो व्यू है वो डिलीट हो गया है, इसको रिकवर करने के लिए आप जो है उसमें एक्शन लें, तो वो फिर जो है उसके लेवल पे उस पर एक्शन करेगा। तो ये होगी बात इसकी। और एक खास बात है कि एक बार अगर डाटा प्रोसेस हो गया और वो गूगल एनालिटिक्स में स्टोर हो गया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, किसी भी लेवल पे चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो अकाउंट लेवल है, चाहे वो प्रॉपर्टी लेवल है, चाहे वो व्यू लेवल है। और इसीलिए सबसे जरूरी है कि आपके हाथ में एक डिस्क्रीट, एक कंक्रीट, एक सोफिस्टिकेटेड जो डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे। अब बात आती है कि जो गूगल एनालिटिक्स के अंदर परमिशंस होती हैं वो क्या रहती है, कैसे किस तरीके से असाइन होती हैं। यूजर परमिशंस होती हैं अकाउंट की, जैसे मैं ऑलरेडी बताता ही आ रहा हूँ, अभी 2-3 बार बात हो चुकी है इसके ऊपर कि आप जो है आपको अकाउंट लेवल का एक्सेस दिया जा सकता है, प्रॉपर्टी लेवल का और व्यू लेवल का। बस हायरार्की ये है कि प्रॉपर्टी लेवल का अगर एक्सेस है तो वो सॉरी, अगर व्यू लेवल का एक्सेस है तो वो प्रॉपर्टी लेवल पे कुछ भी नहीं देख पाएगा, वो अकाउंट लेवल पे कुछ नहीं देख पाएगा। और इसका उल्टा अगर मानो तो अगर किसी के पास अकाउंट लेवल का एक्सेस है तो वो उस अकाउंट के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी का डाटा देख पाएगा और प्रॉपर्टीज के अंदर जितने भी व्यूज हैं सारे व्यूज का डाटा देख पाएगा। इवन डिपेंडिंग ऑन, जैसे यहाँ पे बात हुई कि जो परमिशन की टाइप होती हैं, मैनेज यूजर्स की एक टाइप है, एडिट की है, कोलेबोरेट की है या रीड एंड एनालाइज की है। तो ये 4 परमिशंस हैं, तीनों लेवल पे रखती रहती हैं। इस लेवल पे अगर जो परमिशन है वो आपने मैनेज की दे रखी है तो आप यहाँ पे हर एक लेवल पे उसी हिसाब से आप एक्टिवेट कर सकते हो चीज़ों को। अगर आपको सिर्फ एडिटिंग की परमिशन है तो आप सिर्फ एडिटिंग कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ व्यू और एनालाइज की जो परमिशन है, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि आपको सिर्फ परमिशन जो है वो ये रही है, रीड एंड एनालाइज, यानी कि व्यू एंड एनालाइज। अगर उसकी परमिशन है तो फिर आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, वो डिपेंडिंग ऑन कौन से लेवल पर कैसी आपको परमिशन है। उसके बाद जो डायग्नोस्टिक्स जो होते हैं उसके जो मैसेजेस होते हैं वो बंदा वही पढ़ सकता है जो जिस लेवल पे बैठा है। जैसे कि यहाँ पे बात है कि जो लेवल है एडिट परमिशन और अबूव, सॉरी यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा इसमें ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जो एडिट लेवल है, एडिट लेवल बोले तो ये वाला लेवल, और इसके ऊपर लेवल है मैनेजर लेवल, मैनेज लेवल का। अगर आपके पास इससे ऊपर के मिनिमम, इससे ऊपर के अगर परमिशन, ये 2 परमिशन हैं, तो ही आप डायग्नोस्टिक्स के जो मैसेजेस आते हैं वो जो गूगल की तरफ से आते हैं या जैसे कि ऑटो जनरेटेड होते हैं सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ ये 2 लेवल के बंदे दे सकते हैं, कोलैबोरेट लेवल वाला या रीड एंड एनालाइज वाले बंदे को इनका एक्सेस नहीं होता। तो ये हुआ इस तरीके से। मैं कहूँ तो जो हमारा, आप माने कि यहाँ पे जो चैप्टर 3 है, जो लेसन 3 है, गूगल एनालिटिक्स फॉर बिजनेस का जो कोर्स है, जब आप रियल टाइम में गूगल के ऊपर बैठ करके लाइव देखोगे तो उसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको इस चैप्टर के अंदर ये कंटेंट मिलने वाला है। तो 3 लेसन पूरे हो गए हैं गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया ये गूगल एनालिटिक्स डाटा कलेक्शन लेयर्स।
गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्या रहता है कि एक तो डाटा लेयरिंग होती है और एक होती है डाटा कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ें जो होती हैं हम ऊपर की बात करके आए हैं, उसका थोड़ा सा और इन डिटेल यहाँ पे इन डेप्थ कुछ और देख लेते हैं। जो डाटा रहता है उसकी 5 लेयर बनती हैं। पहली है सोर्स, जो है डाटा का वो, उसको बोलते हैं यूजर हिट। यूजर हिट का मतलब है आपकी किसी भी टाइप की वेबसाइट है, किसी भी टाइप की मोबाइल एप्लीकेशन है, किसी भी टाइप का ब्लॉग है या वीडियो है, जैसे ही किसी बंदे ने उसके ऊपर किसी भी पर्पज से क्लिक किया, वो एक हिट काउंट होता है। वो एक लिंक के ऊपर भी क्लिक हो सकता है, एक वीडियो प्ले करने के ऊपर भी क्लिक हो सकता है, एक सबमिशन, जो सब्सक्रिप्शन का जो साइन अप का जो फॉर्म है उसको सबमिट करने के ऊपर भी क्लिक हो सकता है, वो एक प्रोडक्ट को परचेज करने के पॉइंटर से चेकआउट के बटन पे क्लिक हो सकता है, वो एक प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड करने के पॉइंटर से आपने शॉपिंग कार्ट ऐड टू शॉपिंग कार्ट बटन पे क्लिक किया है, उसका भी क्लिक हो सकता है। इसको बोलते हैं डाटा सोर्स लेयर। पहली लेयर होती है जो बेसिक लेयर होती है, जिसमें आपको सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रिंग आएगी डाटा की, और ये जो स्ट्रिंग आती है उन स्ट्रिंग की जो टेक्निकल कोडिंग होती है, वो जो चीज़ें होती हैं वो जब हम एडवांस्ड लेवल का जो गूगल एनालिटिक्स का हमारा कोर्स चलेगा उसमें देखेंगे, उनको प्रैक्टिकल देखेंगे कोडिंग के साथ। जावास्क्रिप्ट की वो कोडिंग होती है वो आगे देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ पॉइंट यहाँ पे यूजर हिट का, जो डाटा की फर्स्ट लेयर है। डाटा की जो दूसरी लेयर है वो है सेकंड सेशन, सेकंड लेयर, और उसको बोलते हैं डाटा ड्रेन। ड्रेन होती है ना, जैसे नहर होती है या आप बोल सकते हो रजबाहा होता है, वो पूरी ड्रेन होती है, यानी कि उसके अंदर पूरा डाटा फ्लो होके आ रहा होता है। और वो डाटा किस चीज का होता है, यूजर्स का या सेशंस का। जैसे मैंने अभी पीछे बात करी, हमने यूजर के बारे में बात करी, सेशंस के बारे में बात करी, तो उनका पूरा डिटेल इस लेयर में आती है। फिर आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर होती है डाटा पोरिंग इनकी, यानी कि जब ये डाटा जो है वहां से चला, यूजर हिट का हो चाहे सेशंस का हो चाहे यूजर्स का हो, वो जब चला और जब वो आपके गूगल एनालिटिक्स के टूल के अंदर डलने लगा, पोरिंग इन बोले तो उसके अंदर एंटर कर रहा है, तो वो फिल्टर वो किस हिसाब से एंटर करेगा, वहां पे आपने टूल के अंदर क्या फिल्टर लगा रखे हैं, क्या गोल लगा रखे हैं, क्या कन्वर्जेंस लगा रखे हैं, कैसे आपके डाटा की ग्रुपिंग के लिए आपने कंडीशंस लगा रखी हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस लगा रखी हैं जिनको रेगेक्स बोलते हैं। रेगेक्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये रेगेक्स होती हैं। रेगेक्स क्या होती हैं, बेसिकली जैसे ओरेकल डाटाबेस है, बिजनेस ऑब्जेक्ट का डाटाबेस है, कोगनोस का डाटाबेस है, या आप और भी एम एस एक्सेस का डाटाबेस है, उनके अंदर जैसे एसक्यूएल होती है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो वो एसक्यूएल होती हैं, आप रेगेक्स को गूगल एनालिटिक्स में उनका सिनोनिम मान लीजिए, उनका आप पैरेलल वर्जन मान लीजिए। तो आपने क्या क्या रेगेक्स के अकॉर्डिंग आपने डाटा ग्रुपिंग कर रखी है, डायमेंशंस क्या क्या सेट कर रखी है रेगेक्स के अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स क्या क्या सेट कर रखी है। ये डायमेंशंस और मैट्रिक्स जो होती है दोनों टाइप की होती हैं, प्री डिफाइंड भी आपको टूल के अंदर मिलेंगी और कुछ एक आपको वहाँ पे कस्टम ऑप्शंस भी मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी जो डायमेंशंस हैं डाटा के या मैट्रिक्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये जब डाटा आपके टूल के डाटाबेस में गूगल एनालिटिक्स में आपके अकाउंट के अंदर जब वो डाटा आएगा, तो वो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद फिर क्या रहेगा, यहाँ से डाटा आने के बाद डाटा स्टोर मतलब फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने ये डेफिनेट टेम्पलेट बोल सकते हो या टेबल्स बोल सकते हो, जो खाली टेबल्स वहाँ पे पड़ी हुई है, जो आपकी आपने जो सेट कर रखी है क्वेरीज के अकॉर्डिंग, रेगेक्स के अकॉर्डिंग, उनमें फिर डाटा स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से फिर रिपोर्ट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और वो जब रिपोर्ट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो वो कहाँ पे स्टोर होंगी, वो जो ये इंटरफेस बताया मैंने यहाँ पे, जैसे ये रिपोर्ट आ गई, ये आपके सामने आएगी। फोर्थ लेयर आप ये बोल सकते हो डाटा, जो इसके अंदर बात हो रही है यहाँ पे, ये जो डाटा लेयर्स की बात हो रही है, ये आप फोर्थ लेवल है ये। तीन लेवल से होकर के डाटा आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये डाटा है। और अलग अलग जो रिपोर्ट सेक्शन हैं वो जैसे यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये जो ब्रेड क्रम में है, बिहेवियर है, एप्लीकेशन है, ऑडियंस है या कन्वर्जेंस है। तो ये आपका
ये जो फोर्थ लेयर जब आ गई तो फोर्थ लेयर पे आपको डाटा शो हो रहा है। और फिर जो फिफ्थ लेयर है वो है आपकी एनालिसिस की, कि आपको डाटा को एनालाइज करना है। एनालाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, आपको ये देखना है कि यूजर्स कितने हुए, न्यू उनमें कितने हैं, सेशंस कितने हुए, नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर कितने थे, पेज व्यूज कितने थे। ये जो पूरे का पूरा जो एनालिसिस है, आप यहाँ पे जो है वो आप बाय डिफॉल्ट जो आपने मैट्रिक्सेस या जैसे हमने बात करी यहाँ पे डायमेंशन फिल्टर्स गोल्स की जो थी, ये उनके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। और उसमें आप आगे फिर क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैक्रो लेवल की या माइक्रो लेवल की दोनों मेजरमेंट कर सकते हो। आपके प्लान कर सकते हो, आपके बिजनेस के लिए फर्दर प्लान, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, टैक्टिक्स क्या है, की पॉइंट इंडिकेटर्स क्या है या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, आपके जो डाटा आपके पास आया है वो आपको क्या, आपके बिजनेस की अपने प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपको क्या सिग्नल्स दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सारी की सारी यहाँ पे आप वो समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, सेगमेंटाइज कर सकते हो। तो ये हो गई डाटा की 5 लेयर्स। अब है डाटा कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जैसे पहले बात करके आ चुके हैं, व्यू लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन रहती हैं और व्यू लेवल पे और प्रॉपर्टी लेवल पे। तो उसका एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे व्यू लेवल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर आपको फिल्टर्स मिलेंगे, प्रीडिफाइंड मिलेंगे, कस्टम मिलेंगे, लोअर एंड अपर केस के मिलेंगे, एडवांस वैकेट्स के मिलेंगे। या प्रॉपर्टी लेवल कॉन्फ़िगरेशन कस्टम डायमेंशंस होते हैं, जैसे एक स्कोप है, जैसे हिट है, यूजर है, सेशन है, प्रोडक्ट है, ये आपका डायमेंशन है। सेटअप है, उसकी एक्टिवेशन है, या इंडेक्सिंग है, जैसे नंबरिंग के साथ होती है, ट्रैकिंग है, वो सारी की सारी जो है ना आपके डायमेंशन में आती है। अच्छा, उसमें आप मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स जो होती है बेसिकली क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है नंबर होता है, एक डायमेंशन का नंबर। जैसे यहाँ पे एक डायमेंशन है भाई, मान लो यूजर है, तो कितने यूजर आए। अब जैसे इसको लाइव समझाऊं तो जैसे ये व्यू है यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या है कि जो ये यूजर वर्ड लिखा हुआ है ना, ये आपका डायमेंशन है। और जो ये नंबर में आ गया 15,613, ये आपकी मैट्रिक है। तो हमेशा यहाँ पे नोट करने की बात है कि डायमेंशन और मैट्रिक्स जो है वो पेयर में मिलेंगे। एक आपको टेक्सचुअल फॉर्म में मिलेगा। टेक्सचुअल फॉर्म बोले तो जैसे ये लिखा हुआ शाब्दिक अवस्था, उसमें मिलेगा। जैसे ये लिखा हुआ है शाब्दिक अवस्था में यूजर्स उसका नाम है, यानी कि डायमेंशन जो होता है वो नाम होता है। और उस नाम का जो नंबर में जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो होती है मैट्रिक्स, यानी कि आपकी संख्या। ये है यूजर डायमेंशन और ये उसका यूजर का मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको एग्जांपल के साथ मैंने बता दी, तो समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन और मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये इनकी जो इंडेक्स और वैल्यू पेयर होती है, आप इसको ये भी बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो डायमेंशन को, और उसका वैल्यू पेयर, यानी कि ये आपका इंडेक्स मानो आप, या उसका वैल्यू पेयर है, डायमेंशन मानो या उसको मैट्रिक्स मानो। तो आई थिंक यहाँ पे हमने इसकी बड़ी अच्छी कोशिश की है कि इसको एग्जाम्पल के साथ पेश करने की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया है चौथा जो अध्याय है गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर का। उसके अंदर है फिल्टर्स की थोड़ी सी हम और इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जो फिल्टर्स की बात चल रही है ना, जो यहाँ पे व्यू लेवल पे जैसे हम यहाँ पे फिल्टर की बात कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ ओवरव्यू की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। टेक्निकल डिटेल्स की जो चीजें हैं वो अगले वाले सेशंस में आएंगी। फिल्टर सेटअप में आपको परमिशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें मिलती हैं, और परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग है, जो चैनल सोर्स और मीडियम होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जैसे सोर्स बताया कि भाई आप की साइट पे कोई आया है, गूगल सर्च में आपकी साइट का जो लिंक है वहाँ से क्लिक करके, वो हो गया आपका सोर्स। मीडियम चैनल हो गया आपका जो फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, या जो वो सोर्स है उसके ऊपर जो चीज़ है वो उसके अंदर आपको एक इंफॉर्मेशनल वे में वो चैनलाइज करके आती है आपको। फिर मीडियम क्या है कि आपका जो ब्राउजर है, डिवाइस है, वो कैसे किस चैनल से होकर के आ रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डिटेल में आगे वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। अब बात आती है कि आपको एक फिल्टर के अराउंड बाई जो है ना मिनिमम
तीन जो है ना प्रॉपर्टी वो रखनी चाहिए, मतलब व्यू में। जो व्यू है एक प्रॉपर्टी के नीचे मिनिमम, जैसे बात होती है ना कि आप एक व्यू के अंदर 25 जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक उसमें प्रॉपर्टी के अंदर 25 व्यू रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है एक प्रॉपर्टी के लिए मिनिमम कितने व्यू आपको रखने चाहिए, वो रिकमेंडेशन है 3 की। और वो 3 कौन से हैं? आपका मास्टर व्यू, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा है पूरे का पूरा जो आपने मान लो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, सॉरी, जो आपने डाटा सेट कर रखा है वो होता है मास्टर व्यू। जो टेस्ट व्यू होता है, आपके टेस्ट व्यू के अंदर डाटा रखें कि भाई कुछ एक टेस्ट आप कर रहे हो, कोई भी फ़िल्टर लगाने से पहले उसका टेस्ट करो और वो टेस्ट व्यू में करो, और फिर उसको बाद में मास्टर व्यू में लगाओ। यानी कि जो टेस्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे मत करो, मास्टर व्यू में वो टेस्ट मत करो। वो उनके लिए आप एक टेस्ट व्यू जो है अलग से बना लो, वो सारे के सारे वहाँ करो। और रा डाटा बोल लो या ऑल साइड डाटा बोल लो, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, तो वो उसके अंदर होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ये वो जो कस्टमाइज़्ड है आपको जो चाहिए वो हो गया, और ये टेस्ट करने के लिए हो गया। और ये इसी तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके अंदर टेस्ट करोगे तो मैशअप हो जाएंगी चीज़ें, कुछ गलत हो गया तो आप फिर बाद में उसमें रिकवरी में प्रॉब्लम आती है। और इसके बाद है कि एक बार आपने जो टेस्ट की है जो व्यू है, फिर आप उसको मास्टर व्यू में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना कि टेस्ट में पहले उसको टेस्ट कर लो टेस्ट व्यू में, और फिर बाद में ही उसको मास्टर व्यू में अप्लाई करो। आप उसको कॉपी करके भी अप्लाई कर सकते हो, वो कॉपी हो जाएगा इजीली। टेस्ट व्यू का जैसे एग्जांपल है, एक फिल्टर लगाया आपने, आपने एक्सक्लूड किया जो हिट आ रहे हैं आपकी साइड पे, वो जो नॉन बोट या स्पाइडर्स हैं उनके जो हिट आ रहे हैं, या फिर मान लो कि आपकी जो कंपनी के अंदर जो आपके वेबसाइट के यूजर्स बैठे हैं वो भी आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो आपके कस्टमर थोड़े हैं। उसमें आपकी वेबसाइट को कोई एडमिनिस्ट्रेटर है आपकी वेबसाइट को, वो वेबसाइट को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उसको उसका कंटेंट को मैनेज कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो वो भी तो, लेकिन क्योंकि वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड है तो डाटा तो वो उसका भी उठाएगा, और वो डाटा आपके काम का नहीं है, जो आपका इंटरनल एम्प्लॉय का डाटा है। तो आप उसको आईपी एड्रेस लेवल पे जाकर के ब्लॉक कर सकते हो कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे ऑफिस के फलाने फलाने आईपी पे बैठते हैं, या उनके घरों के जो आईपी हैं अगर वो घर से काम करते हैं तो वो आईपी जो है मुझे पार्टिकुलरली, हालांकि वो जो घर वाला आईपी है वो रिस्की होता है ब्लॉक करना, क्योंकि जो घर वाला आईपी होता है वो क्या पता अकेला आपका है या किसी और के साथ भी शेयर्ड है। तो नॉर्मली घर वाले आईपी तो ब्लॉक नहीं करते, सिर्फ कंपनी के करते हैं, कंपनी के अंदर कोई करता है तो, क्योंकि ये माना जाता है कि हो सकता है कोई एम्प्लॉय अपने घर से ही आपकी वेबसाइट से कुछ परचेज करना है, लेकिन अगर वो ऑफिस में बैठा है परचेजिंग वो वहाँ से भी कर सकता है, पर वहाँ पे वो 99% चांसेस है कि 99% चांसेस है कि वो वेबसाइट को जो है ऑफिशियल पर्पज से ही खोलेगा। तो ये हो गया यहाँ पे एक फिल्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल। फिल्टर की जो प्रॉपर्टी होती है जैसे बताया अभी मैंने कि आप कॉपी कर सकते हो, तो बता दिया एक्सचेंजेबली व्यू के बिटवीन। जैसे अगर आपने टेस्ट व्यू में कोई फिल्टर लगाया, उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आप उसको मास्टर व्यू में कॉपी कर सकते हो। फिल्टर जब आपने लगाया तो आप उसको जो लिस्ट बनती है एक सारी, मतलब फिल्टर नंबर 1, फिल्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, 25 जैसे एक के अंदर होते हैं, सॉरी वो तो व्यू होते हैं 25, तो फिल्टर तो आप कितने भी लगा सकते हो। तो वो आपने जिस सीक्वेंस में आपके फिल्टर लगे हुए हैं ना वो उसी सीक्वेंस में डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई छोटे लेवल का फिल्टर है वो बड़े लेवल पे मतलब टॉप लेवल पे ना लग जाए। अगर वो टॉप लेवल पे लग गया तो वो पहले ही आपका जो डाटा ना उसको बिल्कुल छोटे उससे ले जाएगा। मान लो आपने एक पार्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का ही पूरा डाटा चाहिए, जबकि आपकी साइट पे प्रोडक्ट हैं हजारों, और अगर आपने वो जो फिल्टर है वो अगर हायरार्की में टॉप पे रख दिया ना, तो वो सिर्फ एक ही व्यू का डाटा आने देगा, बाकी का नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो सीक्वेंसिंग ऐसे हो कि जो सबसे ज़रूरी है, जिसके अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम डाटा आपका फ़िल्टर हो रहा है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। अब बात आती है कि जो फ़िल्टर वेरिफिकेशन है, वो आपके जो डाटा की जो सैंपलिंग है, उसके बेस पे रहता है। तो ये कोई गारंटी नहीं देती है गूगल एनालिटिक्स की वो डाटा बिल्कुल ही करेक्ट मिल जाएगा हर सिचुएशन के अंदर। हो सकता है वो डाटा वेरी कर जाए। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने जो डाटा का है एक अनफिल्टर्ड व्यू,
एज ए बैकअप जरूर रखें। और वो अनफिल्टर्ड व्यू क्या है, आपका रॉ डाटा, यानी कि ऑल साइट डाटा। इसलिए जरूरी है कि इन केस अगर किसी फिल्टर की वजह से आपको डाटा जो मिला व्यू के अंदर वो सही नहीं मिला, तो फिर आप वो डाटा कहाँ से कंसर्ट करोगे, ऑल साइट डाटा वाले व्यू से। तो आई थिंक यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हमने समझ लिया है कि ये तीनों के तीनों क्यों जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्टर की टाइप जो होती हैं प्री डिफाइंड मिल जाएंगे, और कई बार आपको कस्टम फिल्टर लगाने पड़ते हैं। प्री डिफाइंड में जैसे भाई अभी एग्जांपल दिया कि भाई आपको कुछ इंटरनल जो कंपनी वाले आईपी एड्रेसेस हैं उनका जो डाटा है वो एक्सक्लूड करना है, तो वो आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर प्री डिफाइंड मिलेगा। कस्टम में तो रेगुलर एक्सप्रेशंस के बेसिस पे जैसे आप ओरेकल कोगनोस वगैरह जो डाटा बेसिस होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें जैसे आप एसक्यूएल लगाते हो ऐसे ही आप इसमें रेगेक्स लगाओ और अपना जरूरत के हिसाब से डाटा को कस्टमाइज वे में फिल्टर कर दो। इसके अंदर जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं वो वाइल्ड कार्ड होते हैं, एंकर होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, स्केप होते हैं। ये चीज़ें हम जब ये कोर्स जैसे जैसे एडवांस लेवल पे बढ़ेगा तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके फिल्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बड़ी अच्छी रेफरेंस रहती है वो लूना जो मैट्रिक्स है, उसने जो बेसिक और रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो गाइड बुक बना रखी है, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। गूगल पे आप लूना मैट्रिक्स डालेंगे, बेसिक्स के साथ डालेंगे तो बेसिक्स वाली आ जाएगी, रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ डालेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशंस वाली आ जाएगी। तो इस तरीके से ये चौथा जो लेसन है ये कवर हो गया है हमारा, और चौथे लेसन के साथ हमारी एक यूनिट कवर हो गई है। गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स की एक यूनिट कवर हो गई है। इसकी 4 यूनिट है, 3 यूनिट और बाकी है, वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। अब की बार क्योंकि जनरल पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग की जो डाटा साइंस है उसके बारे में बात हो रही थी, तो इसलिए एक ही यूनिट यहाँ पे कवर हुई है। अगली में मेरी कोशिश है कि जो 3 यूनिट और बची वो सारी की सारी ले आऊँ, और जो गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स का जो कोर्स है हमारा वो उसके साथ नेक्स्ट सेशन में कोशिश रहेगी कि पूरा करते हैं। अब आगे आते हैं, एक लास्ट आई थिंक स्लाइड है यहाँ पे कि जो गूगल एनालिटिक्स है इसके अल्टरनेटिव क्या है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गूगल एनालिटिक्स ही यूज़ करो, तो इसके सिमिलर और भी टूल्स हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखी है। आ, जैसे मेटोमो का एक टूल है, पहले वो इसको हम टीवी प्रो के नाम से जानते थे। इसके ये फीचर्स हैं और ये इसकी इंटीग्रेशन हैं। एक वूपरा का है, गोस्पेड का है, फोक्स मैट्रिक्स का है, मिक्स पैनल का है, हीप का है, स्टेट काउंटर सॉरी, चार्ट बीट का है, क्लिक का है, लीड फीडर का है। तो ये वो टूल हैं जो एज ए ऑल्टरनेटिव जो है गूगल एनालिटिक्स के प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन वही बात है कि मोटे मोटे तौर पे 90% से ज़्यादा जो है ना गूगल एनालिटिक्स ही यूज होता है। 5-10% में आते हैं सारे के सारे। अदरवाइज 90% केसेस में चाहे छोटा बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, मिड साइज बिजनेस हो, या कोई कॉन्ग्लोमरेट हो, बड़ी कंपनी हो, एमएनसी हो, वो मोस्ट ऑफ को जो है गूगल एनालिटिक्स के साथ मतलब ये चीज़ें एक बेटर रिजल्ट अगर उनको चाहिए तो वो मैक्सिमम डायमेंशन और मैक्सिमम फीचर्स के वो गूगल एनालिटिक्स में मिलते हैं। तो इस तरीके से आज का ये हमारा सेशन रैपअप की तरफ आ रहा है। प्रैक्टिसिंग हमने कर ली, लाइव डेमो देख ली, कुछ स्लाइड देख ली जिसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे। ये प्रेजेंटेशन आपको मेरे से चाहिए तो आप इसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में छोड़ सकते हो, और या फिर मेरे को ईमेल कर सकते हो। और वीडियो चाहिए तो वीडियो के लिए भी आपको वैसे तो वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फेसबुक पेज पे अभी आ जाएगी। उसके बाद ये यूट्यूब पे भी डाल दूँगा मैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, फेसबुक से भी ले सकते हो। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक बार देख लूँ, अगर कुछ क्वेश्चन्स आए हैं तो नहीं तो फिर हम इसको आज के एंड करते हैं। नहीं, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन्स आया नहीं है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू जी, मैसेज बहुत सारे। तो आगे है कि सजेशन और फीडबैक। हाँ, कोई आपका सजेशन रहता है मेरे इन सेशंस को लेकर के, या कुछ भी फीडबैक है आपका तो मुझे ज़रूर बताएं, मैसेज करें, ईमेल करें, कमेंट करें। मैं उसके अंदर जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी उसको अपने अगले सेशंस के अंदर डालूंगा, और बेटर तरीके से सेशंस को बनाने की आगे की जो स्ट्रेटेजी रहती है उसमें मैं इसको क्लियर करूँगा। अगला जो सेशन है, जैसे शुरुआत से ही बोलता जा रहा हूँ कि वेब एनालिटिक्स ही चलेगा, उसके अंदर गूगल एनालिटिक्स चलेगा, और आज जो हुआ है इससे आगे वाला अगले सेशन में मिलेगा। तो आज इतना ही, आपका धन्यवाद, और मिलते हैं अगले सेशन में।